Hello everyone, this is the next video in the video series on Indian economy for the upcoming UPSC CSE examination. In this video we will be doing pension and financial inclusion. ठीक है, these are मृणाल sir's notes only. I've just summarized them. ठीक है, तो मृणाल sir के जो notes होते हैं उन्हीं को थोड़ा सा summarize करके I've come up with this. ठीक है, so first of all we'll be talking about pension. तो पेंशन का मतलब क्या होता है? इट इज़ मंथली पेमेंट रिसीव्ड अपॉन रिटायरमेंट. ठीक है, एंड often by a spouse after the retiree's death. So it differs from insurance which provides a lump sum payment upon death or damage. ठीक है, तो पेंशन इज सिमिलर टू अ सैलरी बट आफ्टर रिटायरमेंट. ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद में जो सैलरी जैसा कुछ चीज़ मिल रही है दैट इज़ नोन एज पेंशन एंड यू रिसीव इट मंथली and after the retiree dies the spouse will be receiving the same. ठीक है, now we'll talk about employee provident fund organization EPFO. So the EPFO was established in 1951-1952. ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करेंगे? EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ? 51-52 में. 51-52 में फर्स्ट इलेक्शंस ऑफ आवर कंट्री वर आल्सो हेल्ड. ठीक है, तो इलेक्शंस का ई और EPFO का ई दे आर कॉमन. सो यू कैन यूज दिस लिंक टू रिमेंबर द ईयर. ठीक है, नाउ कौन से नोडल मिनिस्ट्री के अंडर आता है? दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर वेलफेयर. ठीक है, इट इज़ गवर्न बाय अ ट्राईपार्टाइट सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज. तो ट्राईपार्टाइट सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज रहता है consisting of the government, employers and employees, and they are the ones who govern it. ठीक है, the board also decides the investment and the interest rates. Now we will be looking at employee provident fund scheme. तो डू रिमेंबर दैट EPFO का जो बोर्ड होता है उसमें तीन पार्टीज होती हैं. देयर इज द गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज. ठीक है, एंड बस ये दिस इज इम्पॉर्टेंट. नाउ वी विल बी लुकिंग एट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम. सो इसमें क्या है? दिस केम अबाउट इन 1952. प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज रिटर्न अपॉन रिटायरमेंट और डेथ. ठीक है, इसके अंदर जो भी पैसे जाते हैं the interest rates fluctuate and partial withdrawals are also possible for specific purposes. ठीक है, तो वैसे I'll just tell you what provident fund means exactly. Provident fund means इसका वैसे लिटरल मीनिंग देख लो. प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट मतलब कि प्रोविडेंस के लिए, फॉर फ्यूचर, गुड फ्यूचर के लिए. ठीक है, सो दिस इज sum of money which is provided to the employees after retirement. ठीक है, यूजुअली लमसम अमाउंट में देते हैं या फिर ऐसे 2-3 इंस्टॉलमेंट्स में ले सकते हैं. ठीक है, ये दिया है. व्हाट हैपेंस इज जो एम्प्लॉय खुद है ना, एम्प्लॉय एज वेल एज एम्प्लॉयर, दे विल बी contributing a certain percentage of their money to this provident fund. ठीक है, PF में डालते रहेंगे. This provident fund will be invested by the EPFO in some, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इन्वेस्टमेंट कर देंगे इसका, इधर दे बाई बॉन्ड्स और समथिंग लाइक दैट, एंड ओवर टाइम दे बी अर्निंग इंटरेस्ट रेट. नाउ वंस द पर्सन रिटायर्स और डाइज जो भी है, तब क्या होगा? दे विल बी गेटिंग द इंटायर अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट रेट फॉर जितना भी टाइम के लिए था ये. ठीक है, सो दिस इज व्हाट प्रोविडेंट फंड इज ऑल अबाउट. ठीक है, इसमें ऐसे रहेगा. And partial withdrawals are also possible from the provident fund primarily for specific purposes. ठीक है, next we have employees deposit linked insurance schemes.
इसमें एज द नेम सजेस्ट्स इट इज़ अ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है ये बेसिकली, एंड द एम्प्लॉयर विल बी द वन हु विल बी पेइंग द प्रीमियम। ठीक है, एंड इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड टू द फैमिली अपॉन द वर्कर्स डेथ। एंड वही फिर थोड़ा सा 2020 में रिफॉर्म करा था बिकॉज ऑफ कोविड-19। ठीक है, दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, but you need to know these two facts that employer is the one who will be paying the premium। ठीक है, and on top of that insurance will be provided to the family upon worker's death। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। सो 1995 में आया था, यू नीड टू रिमेंबर द ईयर्स एज वेल। सो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम तो पहले ही 1952 में आ गया। देन एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम कब आ गया? 1976 में। देन एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कब आया? 1995 में। ठीक है, तो इसको कैसे लर्न करेंगे? 24 ईयर्स बाद ये आया। 52 तो वैसे लर्न हो गया था, मैंने फर्स्ट इलेक्शन से आपको करा दिया था, है ना। उसके 20, आई टेक अनदर पेन हियर। यहाँ पे ये देखो, इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 24 ईयर्स का। ठीक है, और फिर इन दोनों में कितना डिफरेंस है? 76, 19 ईयर्स का, मतलब 20 के आसपास ही है दोनों में डिफरेंस। 2020 आप यू कैन दिस दैट विल बी इजी टू रिमेंबर। ठीक है, 1952 में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम आया, देन एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम आया, और उसके बाद में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम आया। ठीक है, पेंशन केम लास्ट। ठीक है, लास्ट में वैसे लर्न कर लोगे, लास्ट में क्या पेंशन ही मिलती है सबको रिटायरमेंट के बाद, तो लास्ट विल बी पेंशन, है ना। सो लास्ट वन दैट इज़ इन 1995 पेंशन। 1976 में एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, और ईपीएफ कहाँ पे? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम इज इन 1952। अभी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में क्या होता है? मंथली पेंशन will be provided upon retirement or permanent disability, so either cases के under they'll be giving them pension, and it is not linked to the share market, this is also very important, and minimum guaranteed pension is provided to the spouse। So you need to remember that employee pension scheme जो है ना, it is not linked to the share market। Why? Because there is generally a lot of volatility in the share market। ठीक है, so to avoid negative externalities of the stock market, the pension scheme does not invest in the share market। ठीक है, because this is a very sensitive fund, है ना। ये थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो it will impact a lot of people, and that too in a very negative manner। जैसे पेंशन ही कहीं पे नहीं मिलने लग गए किसी लोगों को, तो that will be very catastrophic। ठीक है, so that is why it is not linked to the share market। नेक्स्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की अदर फैक्ट्स के बारे में बात हो रही है। सो नाउ दीज थ्री विच यू हैव सीन, ऑल दीज थ्री फॉर्म अ पार्ट ऑफ ईपीएफओ। ठीक है, तीनों, ऑल ऑफ दीज थ्री। ये फर्स्ट क्या था, यहाँ पे आई जस्ट राइट इट डाउन। फर्स्ट वी हैड employee provident fund scheme, then we had employee deposit linked insurance scheme, and third one was employee pension scheme। ठीक है, all of these form a part of the EPFO umbrella only। ठीक है, नेक्स्ट EPFO के और फैक्ट्स देख लेते हैं। सो EPFO फैक्ट्स एग्जेम्पशन लिस्ट एग्जिस्ट्स फॉर स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो जो स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम ईपीएफओ एक्ट। ठीक है, एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मिलता है टू ऑल द एम्प्लॉयज who were under EPFO, and even if they change their job, the universal account number will remain the same। ठीक है, so again this is very important।
नेक्स्ट है एम्प्लॉयज कैन जनरेट द यूएएन ऑनलाइन. Employers use labor identification number. ठीक है, to identify the person they use labor identification number, whereas universal account number is being used by sorry, by the person themselves, employee themselves. ठीक है, UAN, universal account number, it is consistent across different jobs, and labor identification number, it is used by employers. Now transaction can be done through banks and the Umang app. ठीक है, उमंग ऐप ईपीएफओ के से ही रिलेटेड है. ठीक है, एंड ईपीएफओ ट्रीट्स कैजुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड regular employees equally. Again, extremely important statement that irrespective of the type of employee, be it casual employee, मतलब कि who's been employed casually, temporary work है उनका, then contractual employee who has been employed for only a small period of time, and then regular employees who are permanently employed. All of these three are treated equally when it comes to EPFO. ठीक है, उमंग ऐप का भी आपको you need to remember that if उमंग ऐप comes under EPFO scheme. ठीक है, ये उमंग का मीनिंग होता है हैप्पीनेस होता है ना, enthusiasm या happiness. So वैसे उससे लिंक कर लो कि if someone has enthusiasm, if someone is a part of the EPFO schemes, they'll be very enthusiastic about their work. ठीक है, वैसे करके you can remember this. ठीक है, next है EPFO contribution flow. So अच्छा, so we'll be looking at how much contribution is done by whom when it comes to the EPFO scheme. So first of all, जो worker है, they'll be providing nearly 12% of the salary to the EPFO, that is the Employee Provident Fund. Then the employer or the boss will be providing around again 12%. ठीक है, तो दो जितना भी worker contribute कर रहे हैं, the same amount will be contributed by the employer. Then we have the government. Government will be contributing some money on behalf of the employer or the boss, depending upon the case. ठीक है, तो कितना हो गया, 12% वर्कर ने डाला, 12% EPF, 12% ऑफ द सैलरी. ठीक है, सो यहाँ पे वही दिया है, 12% of the salary is contributed by EPFO, by the worker. 12% again is being contributed by the employer. ठीक है, इसमें कितना जाएगा, इसका जो एम्प्लॉयर का जो 12% है, उसका 3.67% विल बी गोइंग टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड 8.33% विल बी गोइंग टू एम्प्लॉय पेंशन फंड. मैंने ऊपर क्या बताया था आपको कि देर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ EPFO. फर्स्ट क्या है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम. ठीक है, व्हाट वाज द ईयर फॉर दिस, इट वाज 1952. Then the second component was employee deposit linked insurance scheme. Now this came about in 1976. ठीक है, emergency के टाइम पे. तो इसको वैसे भी लर्न कर सकते हो कि इंश्योरेंस emergency के टाइम पे चाहिए थी हमें, है ना, वैसे also you can remember this. Then the third type was employee pension scheme. ठीक है, and this came about in 1995. ठीक है, अभी इनमें से जो 12% जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका 3.67% विल बी गोइंग टू एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, एंड द रेस्ट 8.33% विल बी गोइंग टू द एम्प्लॉय पेंशन स्कीम. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ स्कीम. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना था, उसमें एज फार एज आई रिमेंबर द इंटायर
contribution of the employer was being paid by the government instead. ठीक है, so it depends कि कितना करेंगे गवर्नमेंट ऐड. नेक्स्ट सैलरी देख लेते हैं. सैलरी लोअर देन 15,000 रुपीज़ अगर हो, only then, मतलब if the worker's salary is lower than 15,000 rupees and establishments having more than 20 workers are eligible for EPFO. ठीक है, तो क्या हुआ, what is the eligibility criteria? First of all, the salary should be lesser than 15,000 rupees, or the establishment should have 20 workers or more. अभी जो 15,000 रुपीज़ रखा है इन्होंने, तो 15,000 मतलब कितना हो जाएगा, 500 रुपीज़ पर डे. तो 500 रुपीज़ पर डे में, ये लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ कि 500 रुपीज़ पर डे में तो आजकल वो दिहाड़ी का भी काम नहीं करते हैं लोग. ठीक है, सो इट इज़ क्वाइट लो इफ यू लुक एट इट दैट वे. ठीक है, देन वही 20+ वर्कर्स का, डू रिमेंबर दैट any establishment having more than 20 workers will be eligible for the EPFO entire umbrella thing. ठीक है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स देख लेते हैं. दिस employee provident fund will be invested either in government securities, since they have very low risk and low return ratio, then either that or company bonds, company shares. ठीक है, इन सब चीज़ों में डालेंगे. However, do remember that जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का जो भी पैसा है ना, इट वोंट बी इन्वेस्टेड इन द शेयर मार्केट. ठीक है, नेक्स्ट है EPF कम्यूटेशन का देख लेते हैं. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, यू नीड टू रिमेंबर द इंटायर थिंग, है ना, एंड आई हैव गिवन ट्रिक्स फॉर रिमेंबरिंग दिस एज वेल. नेक्स्ट वी लुक एट, अच्छा इसको कैसे लर्न करना है, 3 और 8 को 3.6. ये दिस इज़ वेरी सिंपल टू रिमेंबर. ठीक है, मतलब इसको आप वैसे कर लो कि 3% की इक्विवेलेंट मान लो, मतलब 1/4 गोज टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, और बाकी जो मेजर पोर्शन ऑफ द मनी इज 3/4. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली उतना हो जाएगा. दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 एंड अप्रॉक्सीमेटली 3/4. So 1/4 of the money will be going to employee provident fund, and rest 3/4 of that amount will be going to pension fund. Pension में ज़्यादा पैसा होना चाहिए because salary जैसा है, regular payment will have to be made, है ना, every month. That is why it requires a larger amount of fund. ठीक है, नेक्स्ट इसमें वो 20 वर्कर्स तो शायद ऐसे ही लर्न हो जाएगा आपको. आई डू नॉट थिंक दैट एनी ट्रिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस. EPFO में 20% वर्कर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट इन केस यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर, देन जस्ट लिंक इट विद दिस. जैसे ये F और O जो है, F2 जैसा लिख रहा है, उल्टा F देखो, F4, तो ये हाँ 2 और 0 जैसे दिख रहे हैं. ठीक है, वैसे करके कुछ भी बना के लर्न कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट EPF commutation, employee provident fund commutation. So this basically allows partial advance withdrawal of the pension. ठीक है, and it results in reduced future pension payments. तो क्या होगा कि if you want a lot of money, if for example this person is about to retire, है ना, इनको रिटायर होना है, and what happens is that retirement पे he requires a lot of money because he wants to build a house or something like that. तो ये क्या करेंगे, he'll be getting the provident fund, उसके साथ में he'll be getting gratuity amount और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना, ये सब मिलेगा उनको रिटायरमेंट पे, but still he needs more money. So what can he do is that he can partially withdraw his pension, partial advance withdrawal of the pension. और तो क्या होगा, पार्शियल विड्रॉल. सो अ पार्ट ऑफ हिज पेंशन फंड विल बी गिवन टू हिम राइट एट रिटायरमेंट इटसेल्फ, और जो बाकी का थोड़ा सा पैसा बचेगा दैट विल बी गिवन इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स एवरी मंथ. ठीक है, सो ऐसे कर सकते हैं. इट इज़ अप टू दिस पर्सन हाउ ही वांट्स टू डू, मतलब जैसा भी उनको चाहिए.
ठीक है, एंड इट विल रिजल्ट इन रिड्यूस फ्यूचर पेंशन पेमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है, एंड दिस फीचर इज नोन एज कम्यूटेशन। एम्प्लॉय पेंशन फंड का कम्यूटेशन करना, कम्यूट कर देना। ठीक है, मतलब एडवांस विड्रॉल निकाल लेना। नेक्स्ट है ईपीएफओ CITES एंड सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम। सो CITES का फुल फॉर्म क्या रहेगा? सेंट्रलाइज IT इनेबल्ड सिस्टम्स। ठीक है, सो यहाँ पे आई जस्ट मार्क इट हियर, centralized IT enabled systems is known as EPFO sites, and CPPS stands for centralized pension payment systems। ठीक है, एंड वही ऑनलाइन सिस्टम्स है aimed at smoother disbursement of pension and provident fund। ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द फुल फॉर्म्स ऑफ दीज टू। एक सेकेंड, CITES is centralized IT enabled system, CPPS is centralized pensions payment system, that's all that you need to know। Next है government schemes for EPFO contribution। So first of all we have employee linked incentive scheme। ये किसके अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर, एंड the main target of this scheme was to ensure or give 2 crore jobs within 2 years। ठीक है, दिस was the target of the scheme। नाम क्या है? एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट टाइम EPFO एम्प्लॉयज़ होंगे दे विल गेट अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ऑफ 1 मंथ सैलरी। मतलब कि गवर्नमेंट विल बी पेइंग दिस सैलरी 15,000 रुपीज़, मैक्सिमम लिमिट वो दिया है 15,000, एंड इट विल बी द गवर्नमेंट हु विल बी पेइंग दिस। ठीक है, and it will be paid in 3 installments, and any employee who's earning over 1 lakh rupees will not be eligible for the same। ठीक है, so this is ELI scheme। this is quite important from the exam point of view। और इसमें ये छोटे मोटा जो भी वो दिया है ना उन्होंने, स्पेसिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, these are generally asked in the examinations। ठीक है, so ELI scheme, एक सेकेंड, हाँ बस इतना ही है इसमें। 15,000 rupees का direct benefit transfer will be done to the EPFO employees, and employees earning over 1 lakh rupees will not be eligible। ठीक है, and it should be paid in 3 installments as well, so do remember this। मतलब कितना दे रहे हैं? 15,000 rupees, मतलब कितना हो जाएगा? 500 rupees पर डे के हिसाब से 1 मंथ के लिए दे रहे हैं ना, तो फिर 500 into 30 will give us 15,000 rupees। So 500 rupees day per day के हिसाब से they are giving some money as an incentive to the employees, new employees, first time EPFO employees को दे रहे हैं ये। ठीक है, and anyone who's earning more than 1 lakh will not be eligible, and this will be paid in 3 installments। So again this is also quite important that this is being paid in 3 installments। ठीक है, next है coal miners pension, CMPFO, दैट इज सी केयर्स पोर्टल के अंडर आता है। कोल माइनर्स पेंशन फंड का ऑर्गेनाइजेशन, सी उसका देख लेते हैं। सो कोल माइनर्स प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट है 1948 का। ठीक है, इसमें क्या आता है? कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन कम्स अप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। ठीक है, और सी केयर्स पोर्टल इज ऑल्सो लॉन्च फॉर माइनर्स एंड पेंशनर्स, तो उनको इफ दे वांट टू either want any services, online services that can be acquired via the C cares portal। ठीक है, you need to remember the ministry, it is the ministry of coal under which this comes, है ना।
और वही दिया है इसमें. Now wait a second. Let me check the full form of C cares. तो सी केयर्स का फुल फॉर्म रहेगा, दिया नहीं है सच, है ना. तो ठीक है, डू नॉट बॉदर अबाउट दैट. बस नाम पता होना चाहिए, सी केयर्स पोर्टल फॉर कोल माइनर्स, एंड उनका जो भी प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड है ये. एंड डू रिमेंबर दिस एक्ट एज वेल, Coal Mines Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act of 1948. So this came before 1951 itself. 1951-52 में तो नॉर्मल ईपीएफओ वाला आया था, है ना. ईपीएफओ एक्ट आया था, एंड दिस केम बिफोर दैट itself. 1947 के अगले साल ही आ गया था. That is 1 year after independence. ठीक है. So remember this properly. Cares मतलब to care for. But this I'm helping you learn this. इसको लिंक ऐसे बना सकते हो कि कोल माइनर्स की केयर के लिए पोर्टल, के लिए पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल. ठीक है. नेक्स्ट वी लुक एट एनपीएस. एनपीएस stands for National Pension Scheme. ठीक है. दिस इज प्राइमरली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम 2000. अच्छा, ठीक है. So this was launched in 2004 and it was made eligible for other non-government employees as well. तो नॉर्मल जो मिडिल क्लास है उसके लिए भी दिस वाज, इवन दे वर मेड एलिजिबल फॉर दिस स्कीम इन 2009. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर द ईयर. तो ईयर क्या है, 2004. तो कैसे लर्न करेंगे. 2004 में वो कौन सी यूपीए गवर्नमेंट हैड के कम टू पावर. ठीक है. तो उनसे लिंक करके यू कैन रिमेंबर दिस कि इट वाज अंडर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी दैट दिस स्कीम वाज ब्रॉट, न्यू पेंशन स्कीम. ठीक है. सो डू रिमेंबर दिस कि 2004 में अंडर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी दिस न्यू पेंशन स्कीम वाज ब्रॉट. देन आफ्टर दैट जब यूपीए 2 आ गई थी, again under प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, देन 2009 में जब यूपीए 2 आ गई थी, देन मिडिल क्लास के लिए भी एक्सटेंड कर दिया था इस स्कीम को. ठीक है. सो दैट इज़ ऑल दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर. ठीक है. नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है. अच्छा, हाँ, कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं. अच्छा, दिस इज़ नॉट applicable for armed forces apparently. ठीक है. दिस इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू रिमेंबर. एंड कट ऑफ डेट क्या है, 1 अप्रैल 2024. जनवरी है. ठीक है. 1 जनवरी 2004. ठीक है. कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, एम्प्लॉई का 10% ऑफ द बेसिक पे विल बी गोइंग एंड गवर्नमेंट विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग नियरली 14% ऑफ द बेसिक पे ऑफ दैट एम्प्लॉई. ठीक है. And it is invested, this entire fund which is created from these contributions, these will be invested through PFRDA or NPS trust or other fund managers. ठीक है. PFRDA stands for Pension Fund Regulatory and Development Authority of India. Pension Fund Regulatory and Developmental Authority of India. ठीक है. दिस इज PFRDA. NPS stands for न्यू पेंशन स्कीम. NPS का ट्रस्ट, है ना. तो यू नीड टू रिमेंबर दिस
data from here कि 10% of the basic pay of will be contributed by the employee and 14% of the basic pay will be contributed by the government. ठीक है, 10 14, ठीक है, 14 देखो, 10 तो आपको ऐसे ही हो जाएगा लोन, 14 को 4 को कैसे लिंक कर लो, लिंक इट विद 2004 का 4, ठीक है, सो दैट वे यू विल बी एबल टू रिकॉल इट इजीली. नेक्स्ट है मिडिल क्लास के लिए 2009 में. सो एनपीएस वाज ओपन टू ऑल सिटीजन्स इन द एज ग्रुप 18 to 55 ईयर्स ऑन अ वॉलंटरी बेसिस. ठीक है, वॉलंटरी बेसिस पे. एंड प्राण, जिसको बोलते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, दिस वाज गिवन टू ऑल द सब्सक्राइबर्स. ठीक है, नाउ हाउ डू यू रिमेंबर दिस. ये जो देखो, रिटायरमेंट एज कितनी होती है यूजुअली, यूजुअली इट इज़ 60 ईयर्स. ठीक है, 60 ईयर्स ऑफ एज पे यूजुअली पीपल रिटायर. ठीक है, तो अगर एकदम जैसे 59 ईयर्स की एज में समवन वेंट एंड बॉट कि न्यू पेंशन स्कीम के अंडर आई विल बी इन्वेस्टिंग मनी रेगुलरली, और फिर मेरे को बाद में पूरा लाइफ पेंशन मिलते रहेगा, तो अगर किसी ने 59 की एज पे जाके करा, देन इट विल बिकम अ लॉस मेकिंग थिंग फॉर द गवर्नमेंट, बिकॉज उसने बस 1 साल के लिए कंट्रीब्यूट करा है. एंड व्हाट इफ ही इज अलाइव टिल 80, देन 80 तक, मतलब 30 साल तक द गवर्नमेंट विल बी हैविंग, मतलब 20 साल हो गया ना, 20 साल तक गवर्नमेंट विल हैव टू पे फॉर हिम और हर. ठीक है, सो दैट इज़ बाय द कट ऑफ डेट इज केप्ट 5 years बिफोर द रिटायरमेंट एज. मतलब यूजुअल जो एवरेज रिटायरमेंट एज है उससे 5 साल पहले, दैट इज़ 55 ईयर्स. सो दैट मीन्स दैट एटलीस्ट द एम्प्लॉय विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर एटलीस्ट 5 years. 5 साल की पेंशन तो एटलीस्ट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा. देन उस उतना जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूट करा, दैट कैन बी गिवन टू हिम आफ्टर द पर्सन रिटायर्स. ठीक है, तो वही है कि 18 से 55. नेक्स्ट है टीवी सोमनाथ कमेटी. सो एनपीएस के लिए था ये, न्यू पेंशन स्कीम के लिए. इट हैड रिव्यूड द न्यू पेंशन स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड हैड proposed UPS system. UPS system मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम. ठीक है, तो UPS was recommended by which committee? It was TV Somnathan committee. And how will you remember this? देखो, TV सोमनाथन कमेटी है ना. सो किसके लिए? पेंशन के लिए. पेंशन कब मिलता है? रिटायरीज को, रिटायर्ड पीपल. देखो आप, इफ़ दिस इज़ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस. सो जैसे इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, कि रिटायर्ड लोग क्या करते हैं, दे जनरली वॉच टीवी ऑल डे. बस ये लर्न करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस लर्न करने के लिए बता रही हूँ. सो दे वॉच टीवी ऑल डे, तो उससे लर्न हो जाएगा. टीवी सोमनाथन कमेटी पेंशन से रिलेटेड है. ठीक है, रिटायर्ड लोग मतलब पेंशन से रिलेटेड है. ठीक है, and they had proposed the UPS system. UPS stands for Unified Pension Scheme for Government Employees. ठीक है, तो ये वाला जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, दिस हैड टू स्टार्ट फ्रॉम 1 April 2025. सो आई अभी हम लोग जब करंट अफेयर्स देखेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट दैट प्रॉपरली. ठीक है, so now the central government employees have an option. So they can choose either between NPS or UPS. So it is up to them. और इस केस में कितना contribution रहेगा? In the case of UPS, the government will be contributing 18.5%, whereas the employee will be continuing to invest 10%. तो कितना था पहले, कितना था? एम्प्लॉय का था 10% बेसिक पे, और गवर्नमेंट का था 14%, है ना. ये रहा यहाँ पे, पहले यहाँ पे 10% था. ठीक है, और यहाँ पे 14%. नाउ व्हाट हैज़ इट बिकम? गवर्नमेंट का 18.5, दैट इज़ 4.5% हायर, है ना.
और एम्प्लॉय का इट रिमेन्स द सेम 10% ऑफ द बेसिक पे। ठीक है, तो डू रिमेंबर दिस प्रॉपरली। नेक्स्ट है यूपीएस इंटाइटलमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। So under this, pension will be given at least after 25 years of service. So 25 years of service is mandatory in order to receive pension. ठीक है, देन क्या दिया, अश्योर्ड पेंशन कितना है, 50% ऑफ द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स। तो लास्ट 12 मंथ्स का 50% ऑफ द एवरेज मंथली सैलरी विल बी गिवन। ठीक है, अश्योर्ड पेंशन रहेगा ये। देन मतलब कि लास्ट 12 मंथ्स इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल समवन रिटायर्ड एट 60 ईयर्स ऑफ एज, तो 60 ईयर्स ऑफ एज से 59 to 60 के बीच में जितना भी उनका सैलरी था, है ना, मंथली सैलरी जितना भी था, उसका हाफ एटलीस्ट दे विल बी गेटिंग इन टर्म्स ऑफ पेंशन। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, एंड फैमिली पेंशन विल बी गिवन टू द स्पाउस इन केस द रिटायरी डाइज। ठीक है, तो क्या होगा, कितना मिलेगा, दे विल बी गिवन ओनली 60% ऑफ द ओरिजिनल पेंशन। सो इन केस द रिटायरी, द पर्सन हु हैड रिटायर्ड डाइज, तो क्या होगा, देयर स्पाउस विल बी रिसीविंग द पेंशन, और उनको एग्जैक्ट पूरी पेंशन नहीं दी जाएगी, 60% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट विल बी गिवन। ठीक है, बिकॉज अब दो लोगों के लिए दिया था पेंशन तो गवर्नमेंट ने, बट एक ही बचा, है ना, तो फिर दैट इज वाई द अमाउंट हैज बीन रिड्यूस्ड एज वेल। देन पेंशन ऑल्सो इंक्रीजेज विद CPI IW। ठीक है, इन्फ्लेशन के साथ साथ द पेंशन विल बी इंक्रीजिंग। CPI IW का फुल फॉर्म क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स। सो इसमें नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, CPI IW, दैट इज़ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक है, तो इतना ये रहेगा यहाँ पे। एंड लमसम पेमेंट इज मेड अपॉन रिटायरमेंट। ये, हाँ, इट डिपेंड्स कि अगर, हाँ, लमसम पेमेंट प्रोविडेंट फंड का भी देयर इज जनरली अ लमसम पेमेंट विच इज गिवन अपॉन रिटायरमेंट। ठीक है, सो नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि कितने साल का सर्विस, एटलीस्ट सपोज 25 ईयर्स ऑफ सर्विस होना चाहिए। मतलब इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, देखो ऐसे करके लर्न कर लो कि सपोज कोई भी ह्यूमन बीइंग है, सो हाउ लॉन्ग विल ही लिव, 100 ईयर्स। सो 1/4 ऑफ द लाइफ शुड बी in while doing, मतलब at least 1/4 of his life he should be doing a job या गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, मतलब 25 ईयर्स अगर जॉब करेगा, ओनली देन ही विल बी गेटिंग पेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है ओल्ड पेंशन स्कीम इन नॉन बीजेपी स्टेट्स। सो क्या हो रहा है, न्यू पेंशन स्कीम में ना, सर्टन गवर्नमेंट, सर्टन स्टेट गवर्नमेंट्स, दे हैव मतलब दे हैव स्टार्टेड गोइंग बैक टू द ओल्ड पेंशन स्कीम। पहले क्या, ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था, द इंटायर अमाउंट वाज बीइंग पेड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ सिस्टम था, एंड दैट वाज वेरी अनसस्टेनेबल फॉर द गवर्नमेंट, दैट इज़ वाई द न्यू पेंशन स्कीम वाज ब्रॉट इन। बट अभी क्या कर रहे हैं, जो काफ़ी सारे नॉन बीजेपी स्टेट्स हैं, दे हैव स्टार्टेड गोइंग बैक टू द ओल्ड पेंशन स्कीम्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, आंध्रा गारंटीड पेंशन स्कीम। आंध्रा गारंटीड पेंशन स्कीम, दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर। तो इसमें क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट, ये आंध्र प्रदेश के लिए स्पेसिफिक है, द स्टेट गवर्नमेंट विल बी
the employee will be contributing nearly 10% of their salary, that is basic pay. State government will be contributing 14% of their basic पे, और फिर गारंटीड पेंशन कितना मिलेगा, 40% ऑफ द लास्ट सैलरी बिफोर रिटायरमेंट। न्यू पेंशन स्कीम में कितना था, 50%। यूपीएस में भी कितना था, एटलीस्ट 50% ऑफ देयर एवरेज मंथली सैलरी ऑफ द लास्ट 12 मंथ्स। वेर एज इन द केस ऑफ ये आंध्रा वाला जो केस है उसमें 40% का है। सो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बस ऐसे ही थोड़ा सा पता होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने खुद के भी स्कीम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट न्यू पेंशन स्कीम, पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन। सो जो पी एफ आर डी ए है, इट हैज़ मेड पेनी ड्रॉप वेरिफिकेशन मैंडेटरी। तो इसका मतलब क्या होता है, पेनी ड्रॉप मतलब कि किसी भी बैंक अकाउंट में दे सेंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब 1-2 रुपये बेचेंगे ताकि दे नो कि अच्छा उनका, this is primarily done to verify the bank details before payment, ठीक है। this is known as a penny drop verification, ठीक है। and this has been made mandatory by the pension fund regulatory development authority of India, ठीक है। now we will be looking at NPS for people who are not in government jobs। so इसको this was introduced in 2009 as we learned earlier also। फिर एनपीएस लाइट करके एक ले आए थे गवर्नमेंट, एनपीएस लाइट स्वावलंबन, ठीक है, 2010 में। इसमें क्या हो रहा था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मेंबर्स के लिए था, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए। एंड इन दिस द गवर्नमेंट हैड decided to contribute nearly 1,000 rupees per year for 5 years for unorganized sector के members, ठीक है। सो अगेन दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर दिस प्रॉपरली। एनपीएस लाइट या स्वावलंबन स्कीम में 1,000 rupees per year was being contributed for 5 years, and that too by the government, and this was primarily for unorganized sector members, ठीक है। इसमें हाउ डू यू रिमेंबर दिस के 1,000 rupees पर ईयर है, लिंक इट विद द ईयर 2010, है ना। सो 2010 के 10 से 1,000 आ जाएगा, सिमिलरली 10 का हाफ कितना हो जाएगा, 5, तो 5 years, ठीक है। वैसे करके यू कैन लिंक एंड रिमेंबर दिस, ठीक है। नेक्स्ट है एनपीएस वात्सल्य फॉर माइनर्स, दिस वाज ब्रॉट इन बजट 2024, एनपीएस वात्सल्य। सो दिस इज बेसिकली अ पेंशन अकाउंट फॉर माइनर्स, मतलब छोटे 18 ईयर्स और लोअर से के लिए है ना। इन दिस द कॉन्ट्रीब्यूशंस विल बी मेड बाय पेरेंट्स और गार्डियंस, है ना। एंड मिनिमम एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज अराउंड 1,000 rupees एंड मैक्सिमम इज अनलिमिटेड, ठीक है। and this converts to a standard NPS account after the age of 18 years. So again this is also at the age of 18 years, ठीक है। So this is also important, तो ये हमको याद रखना है। मिनिमम एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना, 1,000 rupees का है। इट कन्वर्ट्स टू स्टैंडर्ड एनपीएस अकाउंट एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, और फिर पेंशन अकाउंट फॉर माइनर्स होता है ये, ठीक है। फिर है मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम, MARS, अगेन एनपीएस के अंदर आता है, एंड दिस इज प्राइमरली फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। सो इन दिस पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी विल बी प्रोवाइडिंग अ मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न, है ना, एंड द लॉसेस विल बी कवर्ड बाय PFRDA और अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ना कुछ नहीं है, मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न्स, दिस इज being offered by pension fund regulatory and development authority. So anyone who is a signatory to the new pension scheme, they will be insured, they will be provided with
मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न्स। ठीक है, तो वही दिया है इसमें कि मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न्स स्कीम फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हु कम अंडर द नेशनल पेंशन न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, किसके अंडर है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दिस पोर्शन विल बी दैट पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जीवन प्रमाण। सो जीवन प्रमाण क्या है? The retired personnel, they have to provide a every November में, every year in November they have to provide digital life certificates कि हाँ अभी भी जिंदा है हम लोग, है ना, and our pension should continue। ठीक है, so that is known as जीवन प्रमाण and it is an आधार based digital life certificate। ठीक है, यहाँ पे I will just highlight this, आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है and has replaced physical life certificates and it has been expanded to EPFO subscribers as well। और यहाँ पे there is a provision for facial recognition for elderly people। ठीक है, now we'll be looking at प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, 2017 का है ये। So this comes under the Department of Financial Services and LIC के अंडर आता है। सो इसमें क्या है, द लास्ट डेट, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इट कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो ये आपको अगेन दे विल गिव यू ऑप्शंस के किस मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है। सो दे में मतलब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ग्रीवेंसेस ऐसे दे सकते हैं, देन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और ऐसे करके लेबर मिनिस्ट्री, ये सब करके दी ऑप्शंस में भी गिवन। सो यू नीड टू प्रॉपरली नो कि कौन से मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट में आ रहा है। सो इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में। सो सिंस क्या है, वाया वंदना योजना इज अ काइंड ऑफ अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ पेंशन ओनली इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, ये बेसिकली क्या रहेगा, सीनियर सिटीजन्स के लिए सेविंग स्कीम टाइप कुछ रहेगा ये। ठीक है, सो सिंस इट इज़ अगेन अ गवर्नमेंट सॉरी फाइनेंशियल सर्विस विच इज़ बीइंग ऑफर्ड, दैट इज़ व्हाई इट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, लास्ट डेट टू ज्वाइन क्या है, March 31st 2023। सो अगेन द ईयर हियर इज इम्पोर्टेंट। गारंटीड कितना है, 8% इंटरेस्ट रेट and the government will be covering any losses if there are any, and this money which is present which is given by the client will be invested in bonds, shares, government securities, etc। ठीक है, and this will be done via LIC। ठीक है, now you need to remember the cut off date कितना है, March 31st 2023 का था। सो अभी क्या 2026 चल रहा है, तो 3 years बिफोर दिस ईयर। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू विल बी रिमेम्बरिंग दिस। नेक्स्ट देख लेते हैं, और March 31st बिकॉज क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर है ना, तो 2022-23 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था वो जब क्लोज हो रहा था, दैट इज़ व्हेन दिस स्कीम का कट ऑफ डेट इज़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पेंशन फॉर पुअर पीपल विद कैपेसिटी टू इन्वेस्ट। सो इफ अ पुअर पर्सन मतलब कोई भी फाइनेंशियली वीकर सेक्शन में, इफ दे हैव कैपेसिटी टू इन्वेस्ट देन दे कैन इन्वेस्ट इन द फॉलोइंग पेंशन स्कीम्स। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, देयर विल बी वेरी लेस अमाउंट ऑफ मनी विच नीड्स टू बी इन्वेस्टेड, वेयर एज देर आर सर्टन अदर स्कीम्स फॉर पीपल हु डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू इन्वेस्ट। ठीक है, वो भी है यहाँ पे नीचे है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी लुकिंग एट द स्कीम्स विच रिक्वायर सम अमाउंट ऑफ मनी टू बी इन्वेस्टेड। सो द फर्स्ट वन हियर विल बी अटल पेंशन योजना। ठीक है, 2015 में आया था ये, व्हेन द गवर्नमेंट हैड कम टू पावर, द न्यू गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट, तो उसी के टाइम पे दिस हैड कम अप, अटल पेंशन योजना। अगेन दिस कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है,
बिकॉज पेंशन इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। एज लिमिट क्या है, 18 to 40 years ऑफ एज, एंड यू शुड बी एन इंडियन सिटीजन। इनकम लिमिट्स कुछ भी नहीं है, सो इसको ऐसे सोचिए कि इवन अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, दे कैन ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। मंथली पेमेंट कितना करना है इसमें, आइदर ₹42, देयर इज अ रेंज ऑफ पेमेंट्स, सो ₹42 से लेके ₹210 तक, एनीथिंग यू कैन मेक while you're between the ages of 18 to 40, ठीक है। Now, after you turn 60 years old, you will be getting a monthly pension of either 1000 rupees या 5000, 1000 से 5000 rupees के बीच में something will be your monthly pension. ठीक है, and the spouse will also get a pension once the retiree dies, and the and in case both the spouse as well as the main client will, in case both of them die, तो क्या एक नॉमिनी रहेगा, नॉमिनी विल गेट द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या रहेगा, इट विल बी द इंटायर अमाउंट विच वॉज इन्वेस्टेड बाय द इंडिविजुअल, बाय द क्लाइंट व्हेन ही वॉज दिस ओल्ड, ठीक है। 18 to 40 years की एज में जितना भी उनका था इनकम आ रहा था, दैट विल बी अक्वायर्ड बाय द नॉमिनी, ठीक है। तो इसको हम, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर दिस कि 42 से 210 रुपीज़ के बीच में आता है। एज लिमिट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर, एंड दिस थिंग ऑल्सो कि 1000 से 5000 रुपीज़ के बीच में मंथली पेंशन मिलेगा आफ्टर द एज ऑफ 60, ठीक है। एंड ये भी याद रखना कि 40 years इज़ द कट ऑफ लिमिट। तो देखो कितना पेंशन, सॉरी, रिटायरमेंट एज से 20 साल पहले तक यू शुड हैव जॉइंड इट। अदरवाइज क्या होगा कि आपका जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, दैट विल नॉट बी इनफ टू कवर दिस पेंशन, सो दैट इज़ वाई दे हैव केप्ट इट टिल 40 years, है ना। सो डू रिमेंबर द कट ऑफ ईयर्स एज वेल, एंड दिस ऑल्सो नीड्स टू बी रिमेंबर्ड कि 42 रुपीज़ या 210, देखो इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग, 42 और 42 का हाफ कितना होता है, 21, तो 21 प्लस 0 दैट बिकम्स 210, ठीक है। और यहाँ पे 42 है, ये ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। इसका हाफ इज 21 एंड इंटू 10 कर दो, यू विल गेट 210, ठीक है। Now we'll be looking at Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana. So this is under the labor ministry, so this is very important. ऊपर वाली स्कीम किसके अंडर थी, इट वाज अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उसका भी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, वेयर एज दिस स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसका जो आप, इफ़ यू रीड दिस एंड लुक एट द लिटरल मीनिंग, श्रम योगी मतलब पर्सन जो श्रम करता है, वो कौन रहेगा, लेबर, ठीक है। तो लेबर्स के लिए है, सो दैट इज़ वाई द नोडल मिनिस्ट्री इन दिस केस विल बी द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है। और इसमें देयर विल बी अ लॉट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, एंड द इनकम विल बी अप टू ₹15,000, ठीक है। एज लिमिट क्या रहेगी, 18 to 40 years ऑफ एज, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस कि इनकम इज अप to 15,000 rupees, age limit 18 to 40 years is similar to above wala Atal Pension Yojana. Even here the age limit is 18 to 40 years, ठीक है। इसमें डू रिमेंबर दैट देयर इज़ एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ द इनकम लिमिट। ऊपर वाले में देयर वाज नो इनकम लिमिट इन्वॉल्व्ड, वेयर एज इन द केस ऑफ श्रम योगी मानधन योजना इनकम शुड बी अप टिल 15,000 रुपीज़, दैट मीन्स कितना हो गया, 15,000 मतलब ₹500 पर डे किसी की अगर इनकम होगी,
that person will be eligible for this scheme. ठीक है, नेक्स्ट क्या है इनका मंथली इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, जिन whoever buys this scheme, whoever wants to get into this pension scheme, so the monthly investment should be around 55 to 200 rupees. ठीक है, एंड they will be getting a fixed pension of 3000 rupees after the age of 60, and the spouse will be getting 1500 rupees का pension, that is half of 3000 rupees. ठीक है, and nominee will not be getting anything because यहाँ पे government is paying a major portion, so nominee will not get anything, whereas in the case of Atal Pension Yojana nominee would have gotten the principal. ठीक है, so do remember this also, कितना ये important है, लेबर मिनिस्ट्री में 55 रुपीज़ से 200 रुपीज़ तक आएगा। इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्कीम, श्रम योगी मानधन, है ना। तो जो श्रम का एस है दैट यू कैन लिंक विथ 55 का 5, ठीक है, दे लुक सिमिलर। तो श्रम योगी मानधन में 55 रुपीज़ से लेके 55 into 4 - 20 कितना हो जाएगा, दिस थिंग 200, ठीक है, नहीं -70 रहेगा, है ना। 55 into 4 -70 हो जाएगा, तो 200 तक, 55 to 200 रुपीज़। नेक्स्ट वी हैव 3 मानधन योजनास और उनके कॉमन फीचर्स। सो जैसे श्रम श्रम योगी मानधन है, वैसे ही देर आर सर्टन अदर स्कीम्स। वन इज़ प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, ठीक है, श्रम योगी तो हमने देख लिया। देन वी ऑल्सो हैव प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है। सो इनमें कॉमन फीचर्स क्या है, वही एज लिमिट इज़ कॉमन, द फीस इन्वॉल्व इज अगेंस्ट द सेम, pension will be at 60 and that too they will be getting a fixed pension of 3000 rupees. LIC will be the fund manager and the ministries are different however, ठीक है, तीनों में, and one person can join only one scheme under this, ऐसे नहीं कि 2-3 श्रम श्रम सॉरी ये मानधन वाली योजना लेके रखी है। एंड इनकम टैक्स पेयर्स एंड ये EPFO और ESIC मेंबर्स हैं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, ठीक है। सो अगेन यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस ईयर। क्या दिया है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किसके अंडर आ रहा है, लेबर मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स with monthly income up till 15,000 rupees, ठीक है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, देखो बस इसमें आपको यही याद रखना है कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, बिकॉज बाकी सारे जो फीचर्स हैं दे आर क्वाइट कॉमन, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि विच मिनिस्ट्री डज इट कम अंडर। सो फॉर एग्जांपल ये श्रम योगी मानधन का हमें पता है इट इज़ कमिंग अंडर द लेबर मिनिस्ट्री। जो लघु व्यापारी मानधन योजना है दैट ऑल्सो कम्स अंडर द लेबर मिनिस्ट्री, ठीक है। हमें लगेगा कि व्यापारी की बात हो रही है तो मे बी इट शुड कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स या ऐसे कुछ, कॉमर्स एंड ट्रेड करके एक मिनिस्ट्री होती है ना, उसमें आना चाहिए, बट नहीं, दिस ऑल्सो कम्स अंडर द लेबर मिनिस्ट्री, ठीक है। देन वी हैव प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, सो दैट विल बी कमिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। और इसमें देर इज़ सर्टन लिमिट ऑल्सो विच यू नीड टू रिमेंबर। जो लघु व्यापारी मानधन में है उसमें कितना, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट द स्मॉल ट्रेडर और शॉपकीपर शुड हैव एन एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस दैन ₹1.5 crores, ठीक है। ओनली देन कैन दे जॉइन दैट योजना। एंड फॉर किसान मानधन योजना द फार्मर शुड बी हैविंग लेस दैन 2 hectares ऑफ लैंड, ठीक है। तो यही याद रखना है हमको, 2 hectare लैंड फॉर फार्मर्स। सो 1 hectare लैंड होता है अराउंड 2.5
एकर्स, ठीक है। तो जो फुटबॉल फील्ड होता है ना, दैट इज़ अराउंड 1 हेक्टेयर, ठीक है। तो वैसे करके आप लर्न कर लो कि 2 फुटबॉल फील्ड से ज़्यादा उनके पास लैंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जनरली फुटबॉल फील्ड्स आर अराउंड 1 एकड़ इन एरिया, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ 1 फुटबॉल फील्ड इज अराउंड 1 हेक्टेयर, ठीक है। इवन दो द दिस measurement varies but this much you should be knowing, ठीक है। एंड ये 1.5 करोड़ भी याद रखना है। तो 1.5 करोड़ हमें काफ़ी सारा लगता है बट इट इज़ द टर्नओवर, ठीक है, नॉट द प्रॉफिट, है ना। सो टर्नओवर में से नाउ दे विल बी हैविंग टू रिमूव द कॉस्ट प्राइस एंड एवरीथिंग एल्स, तब जाके प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। तो 1.5 करोड़ एनुअल टर्नओवर, ठीक है, वो लर्न करना है। 2 हेक्टेयर लैंड और 15,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। दीज आर द 3 eligibility criterias for different मानधन योजनास। नाउ बजट 2020 में एक यूनिवर्सल पेंशन का दे हैड प्लान्ड दिस, बट आई डू नॉट थिंक दैट इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अप टिल नाउ। वो था उनका, वैसे आइडिया था कि यूनिवर्सल पेंशन कवरेज देंगे विद ऑटो एनरोलमेंट, ठीक है। सो आई डाउट इफ दैट हैज़ कम इनटू बीइंग अभी तक। नेक्स्ट वील बी लुकिंग एट पेंशन फॉर पुअर पीपल विदाउट द कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, ठीक है। तो इसमें दे क्लाइंट देमसेल्व्स विल नॉट बी इन्वेस्टिंग एनीथिंग, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSOAP, किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आएगा ये, है ना। एंड दिस इज़ प्राइमरली, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अभी यू माइट फील के एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आ सकता है या लेबर मिनिस्ट्री में आ सकता है, या फिर जैसे अटल पेंशन योजना था, इट वॉज कमिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, बट नो, दिस विल बी कमिंग अंडर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। तो सबका ऐसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज में आ रहा है ना। देन दिस विल बी primarily for people who are below poverty line and no premium will be paid by them, ठीक है। core of the core scheme है, so union government will be paying the entire cost, ठीक है। and state governments if they want they can be adding some money extra, but primarily it is a core of the core scheme, ठीक है। तो इसमें कंपोनेंट्स क्या रहेंगे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में? फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन, वो है फॉर एजेस अबव 60 years। देन देर इज़ इंदिरा गांधी विडो पेंशन फॉर 40+ years। इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन, दैट इज़ फॉर अबव 18 years के एज वाले लोग। फिर नेशनल फैमिली बेनिफिट इंश्योरेंस रहेगा, दिस विल बी प्रोवाइडेड अपॉन द डेथ ऑफ अ ब्रेड विनर, ठीक है। तो वही फैमिली को बेनिफिट होना चाहिए इवन इफ द ब्रेड विनर इज़ नो लॉन्गर देयर, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे है। देन स्टेट गवर्नमेंट्स में रीनेम दी स्कीम्स एंड ऐड एडिशनल फंड्स टू दीज प्रोग्राम्स, ठीक है। हाउ एवर द मेजर पोर्शन ऑफ दैट विल बी द सम अमाउंट ऑफ मनी will be provided by the union, उसमें if required the state government can add extra funds, ठीक है। but the person itself, the client will not be paying any money, no premium will be paid by the person themselves, ठीक है। जैसे अभी मैंने क्या बोला था, स्टेट गवर्नमेंट्स में रीनेम द स्कीम, तो मतलब बाय एडिंग एडिशनल फंड्स। सो गुजरात गवर्नमेंट दे हैव रीनेम्ड द स्कीम एज गुजरात संकट मोचन अन्नपूर्णा, ठीक है। तो उसमें क्या देंगे, वो 10 किलोग्राम ग्रेन देंगे पर मंथ फॉर फ्री टू BPL सिटीजन सीनियर सिटीजन हु आर नॉट रिसीविंग ओल्ड एज पेंशन, ठीक है। फिर बस इसमें यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आता है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में आएगा एंड 1995 से है ये, है ना।
तो इसको ऐसे कर लो, 1995 5 और एस सोशल असिस्टेंस का दे आर सिमिलर, तो वैसे करके लर्न कर सकते हैं 1995 से नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है। और इसको वैसे भी लर्न कर सकते हो कि 1996 में देयर वाज बहुत इंस्टेबिलिटी थी, देयर वाज अ गवर्नमेंट विच हैड कम ओनली फॉर 13 days, बीजेपी गवर्नमेंट अंडर अटल बिहारी वाजपेयी। तो उनके एक साल पहले ही रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर ये स्कीम आ रहा था, ठीक है। सो इट इज़ प्राइमरली फॉर बिलो पार्टी लाइन पीपल, नो प्रीमियम, 100% यूनियन कॉस्ट। तो कोर ऑफ द कोर स्कीम है। क्या क्या आता है? इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन आएगा इसमें, इंदिरा गांधी विडोज पेंशन आएगा, देन इंदिरा गांधी डिसेबिलिटी पेंशन आएगा 18+ के लिए। डू रिमेंबर द एज लिमिट एज वेल। और नेशनल फैमिली बेनिफिट इंश्योरेंस अपॉन द डेथ ऑफ ब्रेड विनर मिलेगा। देखो, विडो पेंशन ओल्ड एज पेंशन से 20 साल पहले ही मिलने लग जाता है, ठीक है। कि इफ अ लेडी गेट्स widowed then she'll be getting money once she turns 40, ठीक है। और फैमिली बेनिफिट्स, फैमिली बेनिफिट इंश्योरेंस रहेगा उनके लिए वेर इन द ब्रेड विनर इज नो लॉन्गर देयर, ठीक है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत, जो इनिशिएटिव था, उसके अंडर ऑल्सो प्राइम मिनिस्टर हैड कम अप विद द पीएम गरीब कल्याण योजना, ठीक है। उसमें क्या हुआ था? देयर वाज अ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹1000 which was made to poor citizens, senior citizens, widows, disabled, all of these people, ठीक है। So that is all about the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। दिस was during वो कोरोना वाला टाइम, कोविड-19 पीरियड में था, ठीक है। Next we'll be looking at the types of pensions. So primarily there are two types of pensions that exist. First we have defined contribution वाला pension and the second one is defined benefit, ठीक है। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन वर्सेस डिफाइंड बेनिफिट। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में क्या होगा? पेंशन विल बी डिफाइंड डिपेंडिंग अपॉन द शेयर मार्केट परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है? यू हैव कंट्रीब्यूटेड, मतलब अभी 18 से 60 ईयर्स तक की एज तक यू हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग सर्टन अमाउंट ऑफ मनी इन द पेंशन फंड, ठीक है। एंड दैट मनी विल बी इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट or whoever in the share market, either the share market or some bonds, ठीक है। तो शेयर मार्केट में यूजुअली करते हैं इन्वेस्ट, ठीक है। सो द पेंशन विल बी डिपेंडिंग अपॉन द शेयर मार्केट्स परफॉर्मेंस, तो वो उसके अकॉर्डिंगली इट विल इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। सो एग्जांपल्स ऑफ दीज आर न्यू पेंशन स्कीम, प्राइवेट पेंशन कंपनी का जो भी प्लान होते हैं ना, ऑल ऑफ दीज हैव डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। वेयर एज डिफाइंड बेनिफिट में क्या होगा? द पेंशन विल बी फिक्स्ड, ठीक है। सो दिस यूज्ड टू हैपन इन दी ओल्ड पेंशन स्कीम ऑल्सो, ठीक है। जिस पे अभी लोग पीपल ही सर्टन स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिवर्टिंग बैक टू द ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। सिमिलरली यूपीएस जो न्यू लाने का कर रहे थे, इवन दैट इज अ डिफाइंड बेनिफिट पेंशन टाइप, ठीक है। देन वी हैव अटल पेंशन योजना, श्रम योगी मानधन, एनएसओएपी, ऑल ऑफ दीज डिफाइंड बेनिफिट पेंशन स्कीम्स हैं, वेराज एनपीएस वगैरह डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम्स हैं, ठीक है। सो दिस यू शुड बी नोइंग। नेक्स्ट है पीएफआरडीए को देख लेते हैं। पीएफआरडीए का फुल फॉर्म है, इट इज़ बेसिकली द पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। तो द फुल फॉर्म ऑफ पीएफआरडीए इज पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। दिस
is an organization which was established via an executive order in 2003 और उसको स्टैट्यूटरी स्टेटस कब मिला था 2013 में एंड हेडक्वार्टर्स इज एट न्यू दिल्ली. सो हाउ विल यू रिमेंबर दिस? 2003 मतलब 2004 में यूपीए गवर्नमेंट आई थी ना, उससे एक साल पहले 2003 में दिस स्कीम सॉरी पीएफआरडीए को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू it was established. And then 2014 में द न्यू गवर्नमेंट केम in, मतलब यूपीए टू एंडेड और बीजेपी गवर्नमेंट केम. सो उससे भी एक साल पहले द स्टैट्यूटरी स्टेटस वाज ग्रांटेड टू पीएफआरडीए. ठीक है, अभी इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं पीएफआरडीए का. सो इट कंसिस्ट्स ऑफ वन चेयरमैन, है ना, वन चेयरमैन 5 और 65 ईयर्स एज का वो है इनका टेन्योर. देन 5 मेंबर्स और उनका टेन्योर कितना है, 5 या 62 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, देन री अपॉइंटमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल इन दिस केस. ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस दैट पीएफआरडीए में कितने मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं, 5 + 1. सो हाउ विल यू रिमेंबर दैट? पीएफआरडीए. ठीक है, इसका जो P है दिस लुक्स लाइक इन्वर्टेड 6, है ना. इन 6 को अगर हम इन्वर्ट कर लेंगे तो P जैसा दिखेगा. ठीक है, सो वैसे यू कैन लर्न दिस 6 मेंबर्स, है ना. नाउ वी विल बी लुकिंग एट द फंक्शंस ऑफ पीएफआरडीए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फंक्शन है इसका? इट विल इम्प्लीमेंट एनपीएस एंड द सिलेक्ट फंड मैनेजर्स. ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम implement करता है and it also selects fund managers. Then it regulates public and private pension funds except the specific ones. ठीक है, so this is important that PFRDA is the one which implements NPS. Then वही public private pension funds को regulate करता है. It protects clients and pensioners, ये सब जनरल से हैं. Sets liquidity, auditing and investment norms. It has powers of a civil court. Again, this is also important. ठीक है, it ensures financial awareness via pension संचय org.in. ठीक है, this is also important. Then pension FDI is linked to insurance FDI. So this is not an important fact, मतलब एकदम clear भी नहीं है. ठीक है, so we'll skip this. Next देखते हैं social security for overseas Indians. तो उनके लिए भी है, there are certain schemes for overseas Indians as well. So first of all we have प्रवासी भारतीय बीमा योजना. ठीक है, this is for Indian workers in ECR countries. ECR countries कौन से होते हैं? Immigration check required countries. ठीक है, इनके लिए there is a mandatory insurance scheme which is provided and the name for this scheme is वही प्रवासी भारतीय बीमा योजना. So ECR category basically it is involved to people, it is applied to people who do not meet the education qualifications which have been specified by the government. ठीक है, तो यूजुअली जो 30 ईयर्स से कम, आई जस्ट टेल यू कि इसका क्राइटेरिया क्या है. इसमें रहेगा immigration check required will be individuals who are below the age 30, so smaller than 30 years of age. ठीक है, प्लस दे have not passed 10th standard not passed. ठीक है, उनको ECR पासपोर्ट लगता है. ठीक है, एंड दैट टू फॉर सर्टन कंट्रीज ओनली. 18 कंट्रीज हैं वो लोग लगवाते हैं. ठीक है, दे रिक्वायर ECR पासपोर्ट्स. ठीक है, एंड इसका मेन एम है टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ दैट इमिग्रेंट. ठीक है, क्योंकि पहले ही वो कम, दे आर नॉट वेरी अच्छे से पढ़ा लिखे नहीं है. ठीक है, तो उनका कहीं पे भी जाके एक्सप्लॉयटेशन ना हो फॉरेन कंट्रीज़ में जाके. दैट इज़ वाई दिस पासपोर्ट इज़ गिवन. इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड.
ठीक है। यहाँ पे जो इंश्योरेंस विल बी मैंडेटरी, इट विल बी कवरिंग एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी, मैटरनिटी, फैमिली हॉस्पिटलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। और किसके अंडर आता है? दिस इज अगेन डिफरेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आएगा ये। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सॉरी, प्रवासीय भारतीय बीमा योजना। ठीक है। नेक्स्ट we'll be looking at financial inclusion. So pension का major portion has been covered. Now we are looking at financial inclusion. So सबसे पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग, मतलब पहले इसका लिटरल मीनिंग देखो। फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, फाइनेंशियल सेक्टर में लोगों को इंक्लूड करना, मतलब कि उनको providing people access to banking services, investment, pension services, insurance services and credit. ठीक है। तो ये this is known as financial inclusion. This ensures social, economic and transaction security, है ना। and it improves social harmony and women empowerment. ये सब जेनरिक चीज़ें दिया है कि it supports a less cash economy और सोशल सिक्योरिटी बन जाता है, सोशल जस्टिस इज इंश्योर्ड। ठीक है। दीज आर ऑल जेनरिक थिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट वी विल बी डूइंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंक अकाउंट्स फॉर एवरीवन। सो प्राइमरीली जो सबसे बड़ा स्टेप लिया जाता है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल इंक्लूजन by the government is that they will open bank account for every individual. ठीक है। they will try to do that. So इससे क्या होगा? they will come into the banking system, है ना। so they will be able to save money as well as take loans at decent interest rates. Otherwise they people have a tendency to go to money lenders, और फिर money lenders they exploit a lot. वो compound interest लगा लगा के they do a lot of exploitation. ठीक है। तो उस सब से हटाने के लिए the first major step which is taken by governments to ensure financial inclusion is to open a bank account. ठीक है। सो इसका हिस्टोरिकल इनिशिएटिव्स क्या क्या दिए हैं? लीड बैंक स्कीम आई थी, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, DICGC एक्ट है ना। देन देयर इज बैंक नेशनलाइजेशन व्हिच वाज डन in order to ensure that banks open in rural areas and rural population is also included in the banking system. ठीक है। फिर इसी के लिए जैसे RBI हैज़ मैंडेटेड ब्रांच एक्सपेंशन इन रूरल एरियाज. सो इफ़ यू माइट बी नोइंग, हमने वी हैव रेड इन प्रीवियस वीडियोज हाउ at least 1/4 of the bank accounts branches need to be in the रूरल एरियाज. ठीक है। तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स वगैरह के दे शुड हैव एटलीस्ट 25% ऑफ देयर branches in rural areas. ठीक है। then there is an introduction of no frills account and banking business correspondent agents as well. ठीक है। तो नो फ्रिल्स अकाउंट के बारे में सुना होगा आपने, विच मीन्स अ वेरी वेरी बेसिक अकाउंट। ठीक है। तो नो फ्रिल्स मतलब कि कुछ भी ऐसे फालतू का एड ऑन नहीं रहेगा, इट विल बी अ वेरी बेसिक बैंक अकाउंट। ठीक है। उसको नो फ्रिल्स अकाउंट बोलते हैं. देन देयर इज बैंकिंग बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट्स. दीज आर बेसिकली पीपल who go to different places and help the people to बैंक, मतलब बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंट एजेंट्स होते हैं ना, दे प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज टू रूरल पॉपुलेशन एज वेल एज थोड़ा सा जो इलिटरेट पॉपुलेशन रहेगा उन सबको. ठीक है। इनिशिएटिव्स क्या क्या है? स्वाभिमान, eKYC, जनधन योजना, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स, ये सब. ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी लुकिंग एट प्रधानमंत्री जनधन योजना. तो जन धन योजना, इसमें दिस वाज लॉन्च्ड इन 2014. इसको कैसे लर्न करेंगे? दिस वाज लॉन्च्ड व्हेन द न्यू गवर्नमेंट, NDA गवर्नमेंट हैड कम टू पावर. ठीक है। तो इसमें उनका मोटो क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता. ठीक है। दिस वाज द मोटो. अगेन यू नीड टू रिमेंबर द मोटो एज वेल. प्रधानमंत्री जनधन योजना का मोटो था मेरा खाता भाग्य विधाता.
फेजेस क्या थे इसके? फाइनेंशियल लिटरेसी, बैंकिंग एक्सेस, ओवरड्राफ्ट। वही था कि फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करना, बैंकिंग एक्सेस मतलब बैंक अकाउंट खोल देना, देन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, माइक्रो इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें। ठीक है। अकाउंट्स were generally opened in commercial or cooperative banks which had core banking solutions and रुपे कार्ड्स। ठीक है, तो उनको रुपे कार्ड्स भी दिए थे, and zero balance accounts were also allowed, and certain restrictions were put on withdrawals। ठीक है, and there was an overdraft facility of about 10,000 rupees which was allowed। Overdraft मतलब क्या हुआ? That even if your bank account has zero amount of money, zero bank balance है, तब भी you can withdraw nearly 10,000 rupees of money and this will act as a loan। ठीक है, that is known as an overdraft facility। then they also had free accident insurance involved included। ठीक है, तो कितना था? फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ अबाउट 1 लाख रुपीज़। ठीक है, फिर इसी में जनधन योजना में देयर इज अ phrase which was very commonly used, it is known as jam trinity। ये इकोनॉमिक सर्वे में भी, उस टाइम के इकोनॉमिक सर्वे में भी इट वाज हाईलाइटेड क्वाइट अ लॉट। तो जैम ट्रिनिटी रेफर्स टू जनधन, आधार एंड मोबाइल। ठीक है, इनका काम क्या था? डायरेक्ट ट्रांसफर्स। ठीक है, तो जनधन यो बैंक अकाउंट में कर देंगे, आधार योजना में दे विल बी इंक्लूडेड, एंड मोबाइल के लिए भी दे विल बी, मोबाइल बेस्ड बैंकिंग विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड। ठीक है, so there is generally some criticisms also which are given for this। फर्स्ट क्रिटिसिज्म इसकी, जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना, एट दैट टाइम these accounts were misused massively। तो क्या हुआ था? जो rich people who had a lot of black money, what they did was कि they submitted, उन्होंने अपने से 5-6 लोगों को बुलाया, या 5-6 नहीं, बहुत सारे people they were called who had जनधन accounts। ठीक है, उनके अकाउंट में they deposited their black money। ठीक है, तो सबके अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सो इट इट वाज नॉट डिटेक्टेड। ठीक है, एंड ओवर टाइम दे आइदर दे गेव दिस मनी एज लोन, या फिर उनका ड्यू सैलरी ड्यू जैसे दे दिया था, या ऐसे कर करके दिस वाज मिसयूज मैसिवली। ठीक है, सो ये था। और कोविड-19 में 500 per month was given to women जनधन अकाउंट। सो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन मतलब बस कोविड-19 के टाइम पे ही था ये। एंड इन 2023 टोटल डिपॉजिट्स इन जनधन अकाउंट्स बिकेम मोर देन 2 ट्रिलियन रुपीज़। ठीक है, सो वन थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर, नहीं, द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर हियर आर, फर्स्ट ऑफ ऑल द लॉन्च डेट है ना, कि कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, दैट यू नीड टू रिमेंबर। देन द मोटो, मेरा खाता भाग्य विधाता, मतलब मेरा जो खाता है, बैंक अकाउंट का खाता है, वो भाग्य मेरा चेंज कर देगा एंड भाग्य अच्छा कर देगा। ठीक है, उसके अलावा यू नीड टू रिमेंबर दैट ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स आर अलाउड इन प्रधानमंत्री जनधन योजना, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ 10,000 रुपीज़, फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस इज प्रोवाइडेड फॉर अप टू ₹1 लाख। ठीक है, दैट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर। और जैम ट्रिनिटी करके पता होना चाहिए, दैट इज़ जनधन, आधार, मोबाइल, मतलब तीनों का लिंकेज रहेगा। जनधन अकाउंट, आधार कार्ड इट विल बी लिंक्ड टू दीज टू, एंड मोबाइल बैंकिंग के लिए मोबाइल विल बी लिंक्ड टू आधार एज वेल एज जनधन अकाउंट। ठीक है, सो दिस विल हेल्प इन डायरेक्ट ट्रांसफर्स। ठीक है, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर हियर। नाउ वील लुक एट जनधन दर्शक ऐप। ठीक है, 2018 का है। इट वॉज डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड NIC। ठीक है, इसका काम क्या है? इट विल हेल्प टू लोकेट नियर बाय फाइनेंशियल टच पॉइंट्स, है ना। सो वेट अ सेकेंड, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज तो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, है ना। whereas NIC stands for National Informatics Center, and it comes under the Ministry of uh, Electronics and Information Technology। So I'll just write it down over here.
DFS stands for Department of Financial Services. फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है. एंड देन वी हैव NIC. NIC stands for National Informatics Center, ठीक है. नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. Then this comes under MeitY, Ministry of Electronics and Information Technology, ठीक है. ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है. Now what will they help in? They will help in locating nearby financial touch points. मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पास में, they will help in detecting that, ठीक है. तो नाम क्या है? जनधन दर्शक ऐप, मतलब कि दर्शन कराने के लिए हेल्प करेगा. कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का दर्शन कराने के लिए इट विल हेल्प यू, ठीक है. सो दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस. Next we have financial inclusion, investments other than banks. So we have a number of schemes here. First of all वही आएगा महिला सम्मान बचत पत्र, ठीक है. 2023 का है ये. दिस इज अ स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट फॉर वुमेन. टेन्योर इज 2 years. दैट इज अप टू March 2025. और इनका कितना था? मैक्सिमम डिपॉजिट वॉज ऑफ ₹2 लाख, ठीक है. ये स्मॉल सेविंग्स सर्टिफिकेट है. 2 years का टेन्योर था, अप टिल March 2025 ओनली तक ही था ये. देन मैक्सिमम डिपॉजिट ₹2 लाख का था. एंड द इंटरेस्ट विच these savings would have earned would have been 7.5%. So why is it beneficial? Because अभी if you look at सेविंग्स बैंक अकाउंट में 2% ऐसा 1-2% मिलता है ना. एंड वेयर एज फॉर FDs इट इज़ अराउंड, मतलब the best thing which it can go till to is about 6 to 7%. 6% मैक्सिमम जाता है, ठीक है. तो इसमें कितना मिल रहा है हमको? 7.5%. सिमिलरली एक वाया वंदना योजना वी हैड जस्ट रेड अबव, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, उसमें कितना? अराउंड 8% वॉज द इंटरेस्ट रेट विच वॉज बीइंग ऑफर्ड. 8.5%, ठीक है. सो दैट इज़ वाई दीज फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स आर इम्पोर्टेंट. तो नाम याद होना चाहिए, महिला सम्मान बचत पात्र. 2023 का है ये. इट इज़ अ स्मॉल सेविंग्स सर्टिफिकेट, ठीक है. कितना? 2 years का टेन्योर. इसको लर्न कैसे करेंगे हम लोग? कि 2-2 साल का है सब कुछ इसमें. एंड इंटरेस्ट रेट तो यू माइट बी रिमेम्बरिंग सिंस आई टोल्ड यू दिस इंटायर स्टोरी, तो वो तो हो जाएगा. बाकी सब 2-2 साल का है कि 2 years का इसका टेन्योर है. एंड मैक्सिमम डिपॉजिट इज ऑल्सो ऑफ ₹2 लाख, ठीक है. नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, है ना. उसकी लिमिट्स क्या है? इट इज़ द डिपॉजिट लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 15 lakhs to 30 lakh rupees. So if a senior citizen wants to invest money in this, they can invest up to 30 lakh rupees and they'll be getting good interest rate on this as well, ठीक है. तो जो हमको बैंक वगैरह में मिलता है इंटरेस्ट रेट, उससे it will be quite higher as compared to that. That is why these schemes are beneficial for people, ठीक है. So now you need to remember that डिपॉजिट लिमिट कितना हो गया है? 15 to 30 lakhs. इसको लर्न कैसे करेंगे? देखो, सीनियर सिटीजन का एज लिमिट क्या है? 60 years एंड अबव आर नोन एज सीनियर सिटीजन्स, ठीक है. एंड हाउ लॉन्ग? 60 से 90 तक यूजुअल ऐसे ये लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ. ये 30 years अराउंड बचता है ना, क्योंकि फिर इस यहाँ 90 तक आके फिर बस डेथ होता रहता है ना. तो कितना हो गया? 30 years, ठीक है. सो 30 years से आप 30 lakhs लर्न कर लो, ठीक है. नेक्स्ट वील लुक एट सुकन्या समृद्धि योजना.
सो सुकन्या समृद्धि योजना, सो एज द नेम सजेस्ट्स गर्ल्स के लिए रहेगा, सुकन्या कन्या के लिए है ये, एंड उसकी वेल्थ के लिए, समृद्धि के लिए है। ठीक है, दिस वाज लॉन्च्ड इन 2015 अगेन व्हेन एनडीए गवर्नमेंट केम, तो न्यू गवर्नमेंट जब आई थी तब ये, दिस इज प्राइमरली फॉर हेल्पिंग यू टू लर्न द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, क्या रहेगा, देयर विल बी अ सेविंग्स बैंक अकाउंट विच विल बी ओपन फॉर गर्ल चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 0 to 10 years ऑफ एज। ठीक है, उसमें द पेरेंट विल मेक एन एनुअल डिपॉजिट ranging from rupees 250 to 1.5 lakhs up till the age of 14 years of age. ठीक है, and there will be an interest rate which will be provided and that will be set by the Ministry of Finance. अभी do not confuse this with Ministry of Women and Child Development, ऐसे लगेगा कि अरे वो लोग करते होंगे because they are involved, है ना, बट नहीं, इट इज़ द फाइनेंस मिनिस्ट्री हु सेट्स द इंटरेस्ट रेट। विड्रॉल का कब कर सकते हैं, 18 to 21 ईयर्स की एज में। देयर विल बी वन अकाउंट पर गर्ल एंड मैक्सिमम टू डॉटर्स पर पेरेंट और गार्डियन। ठीक है, तो ये ऐसा कर सकते हैं इसमें। अच्छा, सो सुकन्या समृद्धि योजना, सेविंग्स बैंक अकाउंट फॉर गर्ल चिल्ड्रन एज्ड 0 to 10 years ऑफ एज। ठीक है, और कितना डिपॉजिट कितना होना चाहिए, डू रिमेंबर दिस प्रॉपरली, 250 to 1.5 lakhs, है ना। तो 0 से 10 years तक कर सकते हैं अप्लाई, मतलब अकाउंट खोल सकते हैं, और डिपॉजिट कैसे लर्न करेंगे, 250 रुपीज़ से लेके 1.5 लाख रुपीज़। तो 250 रुपीज़ का आजकल 250 रुपीज़ का तो बुक्स भी नहीं आती है ना, वन बुक अलोन कॉस्ट्स अलॉट नाउ डेज, है ना। तो वैसे करके आप लिंक कर लो कि 250 रुपीज़ इज़ द लोअर लिमिट एंड 1.5 लाख रुपीज़ तो कितना आजकल स्कूल्स की फ़ीस हो जाती है, जो पॉश वाले प्राइवेट स्कूल्स है ना, उनका इतना फ़ीस रहता है। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। ठीक है, जो तो कितना हो गया, हाँ, दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। और एनुअल डिपॉजिट कब तक करना है, 14 ईयर्स की एज तक। ठीक है, और बस इतना ही। नेक्स्ट वी लुक एट 5 स्टार विलेज स्कीम। सो 5 स्टार विलेज स्कीम 2020 में दिस वॉज लॉन्च्ड, इट वॉज लॉन्च्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर कि कौन से डिपार्टमेंट में आता है ये स्कीम। देन प्राइमरी एम क्या है इसका, इट इज़ द अवेयरनेस एंड एनरोलमेंट इन पोस्टल सेविंग्स एंड इंश्योरेंस स्कीम्स। ठीक है, दैट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ दिस स्कीम। सो 5 स्टार विलेज स्कीम है इसका नाम। तो हम इसको लर्न कैसे करेंगे, 5 स्टार, देखो, हाँ हाँ, इसको ऐसे लर्न कर सकते हो। 5 स्टार चॉकलेट होता है ना, और उसके आपने एड्स देखे होंगे कि वो लेजीनेस प्रमोट करते हैं कि जस्ट हैव 5 स्टार एंड ऐसे लाई डाउन, ऐसे करके कुछ कुछ ऐड होता है, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली। ठीक है, तो और दिस इज़ जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस। आपने देखा होगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स बहुत धीरे धीरे काम करता है ना। सो दैट इज़ परहैप्स हाउ यू कैन लिंक दीज टू एंड रिमेंबर दिस। ठीक है, कि 5 स्टार चॉकलेट्स वो उसमें ऐसे कैजुअलनेस और लेज़ीनेस प्रमोट करते हैं, और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी ऐसे ही देखा है हम लोगों ने, है ना। नेक्स्ट है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना 2017 का। ठीक है, सो दिस कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वंस अगेन, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। इसमें क्या होगा, वन विलेज पर डिस्ट्रिक्ट विद all households will be covered by RPLI, that is
वेट लेट मी चेक अच्छे से। RPLI स्टैंड्स फॉर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में देयर शुड बी वन विलेज एटलीस्ट जिसके सारे हाउस होल्ड्स आर कवर्ड अंडर द रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ टारगेट विच हैज़ बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, इसमें कवर्ड होना चाहिए सब कुछ। सो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर आता है संपूर्ण बीमा ग्राम योजना। सो दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम है इसका। मतलब संपूर्ण मतलब पूरा, बीमा, बीमा इज इंश्योरेंस, ग्राम मतलब पूरा संपूर्ण ग्राम, पूरा विलेज शुड बी कवर्ड अंडर दिस इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वन विलेज पर डिस्ट्रिक्ट with all households covered under RPLI। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मॉडल इंश्योरेंस विलेजेस। ठीक है, 2021 में लॉन्च हुआ था ये। सो ठीक है, इनका भी आप ट्राई टू रिमेंबर द ईयर्स ऑफ दी स्कीम्स एज वेल। जो 5 स्टार विलेज स्कीम था दैट वाज लॉन्च इन 2020। 2020 में क्या चल रहा था, कोविड-19 है ना। कोविड-19 में लोग कर क्या रहे थे घर पे, देवर सिटिंग ईटिंग 5 स्टार चॉकलेट्स एंड बस ऐसे ही कर रहे थे, लेजिंग अराउंड। ठीक है, तो वैसे करके लर्न कर लो आप इसको भी। ठीक है, संपूर्ण बीमा ग्राम योजना क्या रहेगा, 2017 में दिस वाज लॉन्च्ड। ठीक है, 2017। तो इसको कैसे लर्न कर सकते हैं, इसको वैसे हाँ ऐसे लर्न कर लो आप। 2017 है और RPLI है ना, उसका जो एल है वो, एल और आई जो है दैट लुक्स लाइक इन्वर्टेड 17 है ना, इफ़ यू सी प्रॉपरली तो दोनों इन्वर्टेड 17 जैसे लग रहे हैं, एल और एल आई। इसको इन्वर्ट कर देंगे तो दिस विल लुक लाइक 17। ठीक है, सो दैट इज परहैप्स हाउ यू कैन रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वी हैव मॉडल इंश्योरेंस विलेजेस। ठीक है, MIV। सो मॉडल इंश्योरेंस विलेजेस कब लॉन्च हुआ था, 2021 में हुई थी ये स्कीम लॉन्च। दिस वाज एन IRDAI प्रपोजल है ना। इसमें कंप्लीट इंश्योरेंस कवरेज वाज प्रोवाइडेड फॉर अ विलेज, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ कवरेज, ये सब। So this was a proposal but I doubt if this has come into place अभी तक, whether it has been implemented or not। ठीक है, तो इसमें the aim was to provide complete insurance cover for a village। for example सब कुछ देंगे, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, क्रॉप, लाइफ स्टॉक, व्हीकल इंश्योरेंस, सारा कुछ, all of these insurance will be provided to every household of a village and that village will be known as a model insurance village। ठीक है, तो ये बस proposal था अभी तक, I doubt if it has been implemented। next we'll be looking at chit funds। chit fund क्या होता है, it is a collective investment scheme। ठीक है, so many people come together and invest their money and this total pool of money is used to invest in either in share market or गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ऐसे कुछ करके इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सो दीज मेंबर्स will be members of a chit fund will contribute and they'll simultaneously receive loans as well according to their requirements। These chit funds are regulated by union as well as the state governments। और चिट फंड्स में काफ़ी स्कैम्स होते रहते हैं, सो बिकॉज देयर इज़ अ लैक ऑफ सुपरविजन इन दिस केस। ठीक है, सो दे आर नॉट प्रमोटेड अच्छे से, मतलब कि इतना ज़्यादा उनको गवर्नमेंट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ देम बट स्टिल they are regulated by the union as well as the state governments। Now you need to remember that they are being regulated by यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, अदरवाइज जैसे ऐसे आ सकता है कि RBI रेगुलेट करता है कि नहीं। ठीक है, बिकॉज हमें लगेगा कि
हाँ, इन्वेस्टमेंट स्कीम है, फाइनेंशियल सेक्टर है, तो मे बी इट इज़ आरबीआई who's regulating it, but no, it is the union as well as the state governments which regulate the chit funds. ठीक है. Then we have banning of unregulated deposit schemes act of 2019. तो इसमें क्या हुआ था? It prohibits unregulated deposit taking schemes. तो वही बस एक्ट का नाम is quite self explanatory. Banning of unregulated deposit schemes act. ठीक है. तो जो भी अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स होते हैं those were banned. अनरेगुलेटेड स्कीम्स कौन से होते हैं? द स्कीम्स विच आर नॉट रजिस्टर्ड विद आरबीआई, सेबी, आईआरडीआई एक्सेट्रा. ठीक है. तो वही जैसे चिट फंड का कोई स्कैम वाला केस रहेगा, दैट विल कम अंडर दिस. ठीक है. सो कोई भी स्कैम वाले स्कीम्स या पिरामिड स्कीम्स ऐसे जो भी होते हैं ना, दे कम अंडर दिस. सो इट प्रोहिबिट्स अनरेगुलेटेड डिपॉजिट टेकिंग स्कीम्स. वो ऐसे नहीं करते हैं कि आप अभी 100 रुपीज़ ले लो और फिर 3 दिन बाद यू विल गेट 3 टाइम्स और 4 टाइम्स योर मनी. ठीक है. वो सब स्कैम रहता है. दे कम अंडर अनरेगुलेटेड schemes since they are not registered with any regulatory body. एंड उनके लिए पेनल्टी कितना है? अप टू 50 crore एंड 10 years ऑफ जेल. ठीक है. एंड हाँ, उनका their name will also not be present in the central database of deposit taking activities. ठीक है. एक तो वहाँ रजिस्टर्ड नहीं होंगे किसी भी रेगुलेटरी बॉडी के साथ. सेकेंडली देयर नेम विल नॉट बी प्रेजेंट इन द सेंट्रल डेटाबेस ऑफ डिपॉजिट टेकिंग एक्टिविटीज़. ठीक है. सो दैट इज़ वाई इनको दीज हैव बीन प्रोहिबिटेड. ठीक है. नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग, हाँ इसका ईयर याद कर लेना. अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट है ना, 2019. सो किस चीज़ के बारे में है? दिस इज़ प्राइमरली अबाउट स्कैम्स, है ना. स्कैम के बारे में है. और 2019 में हमारे साथ पूरे वर्ल्ड के साथ एक स्कैम टाइप चीज़ हुई थी, दैट वाज कोविड-19 ऑल्सो. ठीक है. तो वैसे करके यू कैन लिंक दीज टू एंड रिमेंबर दिस. ठीक है. Next, we'll be looking at MSMEs, their definition. So, MSME जो एक्ट था, that first came about in 2006. ठीक है. And however, the definition of an MSME was changed in 2020. ठीक है. तो अभी इसको लर्न कर लेते हैं हम लोग. देखो, the penalty given in the above one was ये इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज पेनल्टीज आर normally not asked by UPSC, और इनफैक्ट ज़्यादातर एग्जामिनेशंस में यू विल सी कि पेनल्टी वगैरह के बारे में नहीं पूछते हैं. वैसे बाकी कोई भी फैक्ट पूछ लेंगे, है ना. पेनल्टी पे देर आर वेरी लेस क्वेश्चंस इफ़ यू लुक एट द PYQs. ठीक है. सो डो नॉट बॉदर रिमेम्बरिंग दिस. अभी ये MSME डेफिनेशन सबसे पहले एक्ट कब आया था? 2006 में. ठीक है. और 2020 में चेंज कर दिया था इसको. इसको लर्न कैसे करेंगे? MSMEs आर स्मॉल कंपनीज, है ना. दे आर स्मॉल कंपनीज. ठीक है. तो स्मॉल में हमको किससे लिंक करना है? 2006 से लिंक करना है. 6. देखो, 6 इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड. बाकी जो 1 2 मतलब 2 3 4 5 ये सारे थोड़े, इवन दो 1 और 2 में भी 3 ही लेटर्स हैं, बट वैसे कर लो कि 6 इज़ अ वेरी स्मॉल वर्ड, तो वैसे हो जाएगा. और S एंड S आर ऑल्सो कॉमन हियर, स्मॉल और 6 का. ठीक है. सो मे बी दैट इज़ हाउ यू कैन लिंक दिस एंड रिमेंबर कि MSME एक्ट केम अबाउट इन 2006. ठीक है. सो एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन क्या है MSMEs का? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वही माइक्रोस. इसका फुल फॉर्म ही क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस. ठीक है. तो वही है यहाँ पे भी. देर आर माइक्रो एंटरप्राइजेस, देन वी हैव स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड देन वी हैव मीडियम एंटरप्राइजेस एज वेल. ठीक है. तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, है ना.
मैन्युफैक्चरिंग, अभी इसमें भी देर इज़ अ फर्दर क्लासिफिकेशन. दीज आर क्लासिफाइड इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज एंटरप्राइजेज. ठीक है. सो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज जो होते हैं उनका इन्वेस्टमेंट इज लोअर दैन 25 लाख रुपीज़. स्मॉल एंटरप्राइजेज में द इन्वेस्टमेंट विल बी लोअर दैन 5 करोड़ रुपीज़, एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में इन्वेस्टमेंट वॉज लोअर दैन 10 करोड़ रुपीज़. दिस इज द अर्लियर क्लासिफिकेशन. ठीक है. 2020 में ये चेंज हो गया था. सो वील लुक एट दैट एज वेल. है ना. ये वाला इतना ज़रूरी नहीं है लर्न करना, बट द नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो सर्विसेज में क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस दैन 10 लाख रुपीज़ फॉर माइक्रो, लेस दैन 2 करोड़ फॉर स्मॉल, एंड लेस दैन 5 करोड़ फॉर मीडियम एंटरप्राइजेज. अभी जो रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन और उसमें देयर इज़ अ कंपोजिट क्राइटेरिया प्रोवाइडेड. ठीक है. इन्वेस्टमेंट और एनुअल टर्नओवर का कंपोजिट क्राइटेरिया दिया हुआ है यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज के लिए, if the investment is lower than 1 crore and turnover is lower than 5 crore, then it will be known as a micro enterprise. ठीक है. Secondly, if the investment is lower than 10 crores and turnover is lower than 50 crores, then it will be known as a small enterprise. ठीक है. Then thirdly, if the investment is lower than 50 crores and turnover is lower than 250 crores, it will be known as a medium enterprise. ठीक है. सो ऑल दीज थ्री यू नीड टू रिमेंबर. है ना. माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम. ठीक है. इन्वेस्टमेंट कितना, 1 करोड़ से अगर कम है, इसको वील हैव टू रिमेंबर दीज थ्री अच्छे से. तो देखो यहाँ पे तो बस 5 का मल्टीपल हो रहा है. 1 into 5 जो टर्न ओवर और इन्वेस्टमेंट के बीच में हर जगह पे देर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5 विच इज़ बीइंग, मतलब इट इज़ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5. है ना. ठीक है. तो ये तो ऐसे ही लर्न हो जाएगा. नाउ वी जस्ट नीड टू रिमेंबर द अमाउंट्स इन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट लिमिट्स को लर्न करना है. तो क्या क्या है, 1 करोड़, 10 करोड़ और 50 करोड़. सो ऐसे ही लर्न कर लो इसको. देयर इज 1, 10 एंड 50. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. बस इतना ही क्राइटेरिया है. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस बिकॉज दिस हैज़ बिकम आउटडेटेड नाउ. है ना. दिस इज़ नो लॉन्गर इन प्लेस. ठीक है. सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस क्राइटेरिया ओनली. नाउ वी विल बी लुकिंग एट फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्रेडिट और लोन्स. ठीक है. देखो रीफाइनेंस के बारे में देख लेते हैं सबसे पहले. सो रीफाइनेंस क्या होता है, बेसिकली क्या करते हैं जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फॉर एग्जांपल मुद्रा. सो इनका काम क्या है, दे विल बी, जैसे आप ऑफिशियल डेफिनेशन देखेंगे तो द मेन इंटेंशन ऑफ दिस बैंक इज टू प्रोवाइड लोन्स. है ना. टू लोन्स टू कंपनीज. है ना. एमएसएमईज एट्सेट्रा. ठीक है. तो हाउ एवर दे वोंट बी डायरेक्टली प्रोवाइडिंग लोन्स. ठीक है. ऐसा नहीं है कि मुद्रा बैंक करके खुला रहेगा और दे विल बी प्रोवाइडिंग डायरेक्टली लोन्स टू एमएसएमईज. नहीं, दे विल बी रीफाइनेंसिंग. मतलब कि मुद्रा बैंक विल बी गिविंग मनी टू normal banks, and these banks in turn will be giving money to MSMEs. ठीक है. तो this whole thing is known as refinancing. ठीक है. So all India financial institutions और मुद्रा provide funds to banks और NBFCs based on their lending to end borrowers. ठीक है. So एक तो मैंने मुद्रा का एग्जांपल दे लिया. then there is ECGC, that is एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन. है ना. वो है. देन वी हैव नेशनल हाउसिंग बैंक.
NHB, ठीक है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनका काम क्या है? दे विल बी प्रोवाइडिंग फंड्स टू बैंक्स और NBFCs बेस्ड upon and based on these funds, these banks will be lending to end borrowers, ठीक है। ये लोग डायरेक्टली एंड बोरोअर्स को पैसे नहीं देते हैं, ठीक है। सो दैट इज द रीफाइनेंस। नाउ वी लुक एट क्रेडिट गारंटी। सो क्रेडिट गारंटी में क्या आएगा? इट विल कवर बैंक्स और NBFC लॉसेस फ्रॉम बोरोअर डिफॉल्ट्स, ठीक है। सो इट विल अलाउ लेंडिंग विदाउट कोलैटरल, है ना। सो वही देख लेते हैं, क्रेडिट गारंटी में क्या रहेगा? बैंक या NBF सॉरी, अगर बोरोअर डिफॉल्ट हो गया, so someone took a loan and they are not able to pay it back, in that case we require credit guarantee, ठीक है। It is similar to what? It is similar to an insurance, ठीक है। इंश्योरेंस जैसा कुछ सिमिलर चीज़ है ये, है ना। And it will be allowing lending without any collateral, so this is again very important कि without collateral it will be happening, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, एक क्रेडिट गारंटी देगा गवर्नमेंट एंड दे अलाउ, जो जैसे स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनको, या फिर स्मॉल पावर फार्मर्स हैं उनको, दे अलाउ देम टू टेक लोन्स विदाउट कोलैटरल, एंड इन केस दे डिफॉल्ट ऑन देयर लोन्स इट विल बी द गवर्नमेंट हु विल पे इट बैक, ठीक है, वाया द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या है इसके लिए? देयर इज CGTMSE, देन देयर इज NCGTC और ECGC, ठीक है। इनका सबका आई जस्ट टेल यू द फुल फॉर्म्स। CGTMSE, so CGTMSE stands for Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises, ठीक है। सो दिस इज CGTMSE। देन ये कौन कौन ऑपरेट करता है? सिडबी एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड दे विल बी प्रोवाइडिंग लोन्स, मतलब जो दे वोंट बी प्रोवाइडिंग लोन्स बट दे विल बी गारंटिंग लोन्स विच हैव बीन गिवन टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक है। मीडियम नहीं है इसमें, रिमेंबर दैट। MSME में मीडियम भी आता है बट इसमें मीडियम को नहीं दे रहे हैं। दे विल ओनली बी प्रोवाइडिंग क्रेडिट गारंटी फॉर लोन्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो इन्होंने अगर कोई लोन लिया है, first of all it will be without any collateral, and secondly in case they default then it will be CGTMSE who will be paying it back, ठीक है। Next we have NCGTC। So NCGTC stands for National Credit Guarantee Trustee Company, ठीक है। NCGTC stands for National Credit Guarantee Trustee Company। सो एग्जाम्पल्स क्या है इसके? एग्जाम्पल्स नहीं, इसमें वो सब आता है, मुद्रा, ECLGS, स्टैंड अप इंडिया, स्किल एंड एजुकेशन लोन्स, ऑल ऑफ दीज विल बी कवर्ड बाय NCGTC, ठीक है। सो इन केस दीज लोन्स, मतलब if these are defaulted upon then NCGTC will be the one who will be covering these loans, ठीक है। सो हाँ, इसमें यही है, MFI लोन्स, देन स्किल डेवलपमेंट पे भी जो लोन्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज आर बीइंग कवर्ड बाय NCGTC। देन वी ऑल्सो हैव ECGC। ECGC stands for Export Credit Guarantee Corporation, Exports Credit Guarantee Corporation।
ठीक है, तो जो एक्सपोर्टर्स को जो भी लोन्स देते हैं, दोज विल बी कवर्ड अंडर दिस। ठीक है, एनसीडीटीसी कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, देन ईसीजीसी कम्स अंडर कॉमर्स मिनिस्ट्री, है ना। सो दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। तो फुल फॉर्म याद होना चाहिए कि सीजीटीएमएससी किसके लिए है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, है ना। एंड व्हाट इज इट फॉर, इट इज़ फॉर लोन्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, देन एनसीजीटीसी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी है। एंड लोन्स किसके लिए रहेगा, स्किल लोन्स, एजुकेशन लोन्स, एमएफआई लोन्स, ये सब। ठीक है, ऑल ऑफ दीज लोन्स इन केस दे आर अनपेड, ठीक है, देन NCGTC will be the one who will be covering this money. ठीक है, they will be providing a credit guarantee. ECGC किसके लिए है, एक्सपोर्टर्स के लिए। ठीक है, एक्सपोर्टर्स जो भी लोन्स लेते हैं उनके लिए क्रेडिट गारंटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय ECGC। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एजुकेशनल लोन्स। सो दिस इज अगेन बीइंग कवर्ड बाय NCGTC, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एजुकेशन लोन्स के लिए। ठीक है, एजुकेशन लोन्स आर ऑल्सो कवर्ड अंडर नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट इसी में मेजॉरिटी ऑफ द लोन्स आर बीइंग कवर्ड अंडर NCGTC। ठीक है, सो दैट यू नीड टू रिमेंबर। स्टैंड अप इंडिया वो सब में भी जो भी लोन्स देते हैं, स्किल स्किलिंग के लिए लोन्स देते हैं, एजुकेशन के लिए लोन्स देते हैं, ऑल ऑफ दीज आर कवर्ड अंडर NCGTC। ठीक है, next we have ECLGS, that is emergency credit line guarantee scheme। ठीक है, ये उनको लिए था, MSMEs के लिए है ये, है ना। और what is the use of this, basically MSMEs who have outstanding loans of less than 25 crores, they will be provided a loan। ठीक है, उनको लोन प्रोवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू हेल्प देम टू रिटर्न बैक दिस मनी। ठीक है, 4 साल का टेन्योर का लोन है, एंड द अमाउंट, द क्वांटम ऑफ दैट लोन विल बी 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन। सो अगर 25 करोड़ ही पड़ा है, उन्होंने 25 करोड़ पे नहीं करा है, देन अराउंड कितना हो जाएगा, 2.5 से 4.5, तो 5 करोड़ का लोन ये लोग और दे देंगे। ठीक है, अंडर ECLGS। ठीक है, सो दैट अमाउंट ऑफ मनी विल हेल्प इन रीपेइंग दिस लोन टू द बैंक। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा, इट विल बी 9.25% इफ इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम अ बैंक, और 14% फॉर NBFCs। ठीक है, और देयर विल बी नो कोलैटरल इन्वॉल्व, और क्रेडिट गारंटी कौन देगा, अगेन NCGTC देगा। National Credit Guarantee Trustee Company will be the one who will be providing a credit guarantee. So in case this is not repaid, NCGTC will be the one who will be paying this। ठीक है, तो नाम क्या है, Emergency Credit Line Guarantee Scheme। ठीक है, क्या एलिजिबिलिटी है, MSMEs with outstanding loans of less than 25 crores। So you need to remember this figure, है ना। 25 करोड़ से कम का लोन होना चाहिए, लोन शुड बी एटलीस्ट 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन इज गिवन एज अगेन अ लोन, देन द टेन्योर इज 4 years, और इंटरेस्ट रेट भी हमें लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, देन वी ऑल्सो हैव ECLGS 2.0। तो इसका क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू लर्न दिस, है ना। आई हेल्प यू इन लर्निंग दिस। सबसे पहले कितने का लोन लिया होना चाहिए MSME ने, 25 करोड़ का। अभी वी हैड रेड अबाउट द क्राइटेरिया फॉर MSMEs, कितना था, 1, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था, 1, 10, 50 करोड़, है ना। तो इतना इन्वेस्टमेंट में माइक्रो बोलते हैं, 1 करोड़ में, इतने में स्मॉल, एंड यहाँ पे मीडियम। ठीक है, 1, 10, 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट पे, दीज आर द नेम्स गिवन टू द कंपनीज, है ना। तो अगर 25 करोड़ का, तो ये लोग कितना लोन ही ले रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितना लोन कितना ले रहे हैं, 25 करोड़ का, मतलब कि मीडियम से मीडियम के आसपास का।
कंपनी रहेगी वो। ठीक है, आप समझ रहे हो? जस्ट ट्राई टू लिंक इट विद दिस। दिस इज द नॉलेज विच यू ऑलरेडी नो, ये हमने पहले ही लर्न कर लिया है ना। सो ट्राई टू लिंक दिस वन, द न्यू नॉलेज विद द ओल्डर knowledge. ठीक है, सो इफ यू मेक सच मेमोरी कनेक्शंस देन इट विल बी easier फॉर यू टू रिकॉल। ठीक है, तो क्या बोल रही हूँ मैं कि इतना तो इन्वेस्टमेंट ये लोग कर रहे हैं, है ना, टू इन ऑर्डर टू बी कॉल्ड एन MSME. On top of that, if they take a loan of less than 25 crores, then they are eligible for emergency credit line guarantee scheme. ठीक है, तो कैसे लर्न करेंगे? 50 का आधा दैट इज 25 करोड़ का लिमिट है। एंड हाउ मच लोन विल बी दे बी गिविंग, इससे थोड़ा सा कम, दैट इज 20% ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन। कितना रहेगा इसका टेन्योर? टेन्योर विल बी ऑफ 4 years and interest rate is quite high. According to me, it is 9.25% or 14% for NBFCs. ठीक है, सो दीज थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं ECLGS 2.0। सो ये आत्मनिर्भर भारत के अंडर लाए थे इसको। ठीक है, तो इसमें क्या है? एलिजिबिलिटी है MSMEs और लार्ज फर्म्स इन हेल्थ केयर सेक्टर और एनी ऑफ द 26 स्ट्रेस सेक्टर्स जिनका आउटस्टैंडिंग लोन लाइज बिटवीन 50 to 500 crores, दोज वर eligible for ECLGS 2.0. Again, इसमें कितना? 20% of the outstanding loans were being paid to them in order to help them repay the loan. Tenure was around 5 years. ठीक है, 1 year का मोरेटोरियम दिया था एंड वही बस उतना ही दिया है। सो दिस वॉज ड्यूरिंग द COVID-19 पीरियड। ठीक है, तो तब बहुत सारे देवर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस्ड सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, है ना, तो उसके लिए था ये प्राइमरीली। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि स्ट्रेस्ड सेक्टर्स कौन से थे। ठीक है, ये वही है, COVID-19 से रिलेटेड सेक्टर्स थे। फॉर एग्जांपल एविएशन, होटल्स, रियल एस्टेट, है ना, टेक्सटाइल्स, लॉजिस्टिक्स, कंस्ट्रक्शन, ऑल ऑफ दीज पावर। ठीक है, ऑल ऑफ दीज वर कंसिडर्ड टू बी दिस थिंग स्ट्रेस्ड सेक्टर्स ड्यू टू COVID-19। ठीक है, सो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी, बिकॉज दिस इज एन ओल्ड न्यूज आइटम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सबऑर्डिनेट डेट। सो MSMEs का जो NPA होता है उसके लिए, फॉर MSMEs विद NPA और स्ट्रेस्ड लोन अकाउंट्स वी हैव सबऑर्डिनेट डेट का ऑप्शन, दैट इज सबऑर्डिनेट लोन अप टू ₹75 lakhs। ठीक है, एंड द क्रेडिट गारंटी इन दिस केस इज बीइंग गिवन बाय CGTMSE। CGTMSE का फुल फॉर्म देखा था हमने, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर जिसका बात करा था, दीज वर MSMEs हैविंग नो NPAs। ठीक है, नॉन NPA वाले थे, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मतलब दे हैव हैड अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री। ठीक है, उनके लिए दिस वाज देयर ECLGS। whereas the ones who have not a very good credit history, they already have NPAs। ठीक है, उनके लिए the government would be providing subordinate loan up to 75 lakhs rupees का, and the credit guarantee will be given by CGTMSE। पहले कौन दे रहा था? NCGTC दे रहा था ECLGS स्कीम के अंडर। इट वाज NCGTC which was giving the credit guarantee। ठीक है, यहाँ पे इट इज CGTMSE, दैट इज क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी फॉर ट्रस्ट क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव MSME। अच्छा, इसमें आप ये वाला ये याद रखना पड़ेगा आपको फिगर, कि दे विल बी गिवन ओनली 75 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 75 लाख रुपीज़ को कैसे लर्न करेंगे हम लोग? सबऑर्डिनेट डेट है ये।
सबऑर्डिनेट है ना, तो ये जो एस है दिस लुक लाइक 5, ठीक है। और जो टी है सबऑर्डिनेट का, टी को हम ऐसे लिख सकते हैं, सो दैट लुक्स लाइक हाफ 7, है ना। 7 को आप एक्सटेंड कर दोगे तो टी बन जाएगा, ठीक है। तो वैसे करके कुछ भी बना के लर्न कर लो कि 75, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव एमएसएमई इक्विटी इन्फ्यूजन, सो फंड ऑफ फंड्स भी बोलते हैं, गवर्नमेंट फंड ऑफ फंड्स। कितना है, 10,000 करोड़ का, एंड ये गवर्नमेंट ने दिया था, ठीक है। इक्विटी इन्फ्यूज़ किया था एमएसएमईज में, एंड इट वाज फर्दर इन्वेस्टेड इन डॉटर फंड्स, और टोटल कितना हो गया, 50,000 करोड़ रुपीज़ का इक्विटी फंडिंग, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड जस्ट नो इट कि इक्विटी इन्फ्यूज़ करते रहते हैं ऐसे एमएसएमईज में। नाउ वील टॉक अबाउट एमएसएमई लोन अनाउंसमेंट्स, ठीक है, विच वर प्राइमरली मेड इन 2024 के बजट। So first of all, you have MSME faster loan approval. So in order to ensure faster loan approvals, digitization is being done, ठीक है, वो नॉर्मल चीज़ है। सो लोन क्राइटेरिया क्या रहेगा, डिजिटल फुटप्रिंट, ठीक है, यूपीआई ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे देंगे, एंड दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बस इतना पता होना चाहिए कि डिजिटाइजेशन ऑफ लोन्स इज बीइंग डन। देन वील टॉक अबाउट मुद्रा। सो मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसीज। तो हमने पहले बहुत बार देख लिया इसको, बट स्टिल वील सी लुक एट दिस वंस अगेन। किस काम के लिए आती है, दिस इज प्राइमरीली फॉर रीफाइनेंसिंग। सो एज वी लर्न अर्लियर ऑल्सो, रीफाइनेंसिंग में क्या होगा, they will be providing loans to banks and money to bank, funds to bank, and the banks will further be loaning out this money to different MSMEs, ठीक है। तो यही होगा यहाँ पे। Now what you need to remember is that this is a subsidiary of SIDBI, Small Industries Development Bank of India का 100% सब्सिडरी है, Small Industries Development Bank of India, ठीक है। सिडबी का 100% सब्सिडरी है मुद्रा, है ना, एंड इट प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट लेंडिंग वाया बैंक्स, ठीक है। वो मैंने बता ही दिया था आपको रिफाइनेंस के लिए कैसे ऑपरेट होता है, एंड इट इज़ फॉर नॉन कॉर्पोरेट माइक्रो enterprises, ठीक है। सो वी नो all this already. Next we are looking at products which are being offered by Mudra. So there are primarily three types of loans which are being offered. So we have, first of all we have शिशु loans, then किशोर, और फिर तरुण, ठीक है। तो शिशु जो लोन्स होते हैं दोज आर अप टिल ₹50,000। फिर किशोर SKT आप लर्न कर लो, SKT। किशोर लोन्स किसके लिए रहेगा, 50,000 to 5 लाख रुपीज़, है ना। और तरुण लोन्स विल बी फ्रॉम 5 to 10 लाख रुपीज़। तो इसको SKT से सख्त, सख्त मतलब स्टडी, वेरी स्टडी या वेरी डिसिप्लिन्ड, ऐसे आप लर्न कर सकते हो कि दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट। हाँ, स्ट्रिक्ट विल बी द बेस्ट मीनिंग फॉर दिस, ठीक है। सख्त है, काफ़ी स्ट्रिक्ट उनके प्रिंसिपल्स हैं, है ना। तो सख्त हो जाएगा ये, ठीक है, स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स दे हैव, ठीक है। तो क्या क्या प्रिंसिपल हैं, शिशु लोन्स कब तक रहेगा, 50,000 रुपीज़ तक, है ना। तो 5 से लर्न कर लो, 50,000 देन इंटू 10 इट बिकम्स 5 lakhs, एंड फिर फ्रॉम 5 lakhs to 10 lakhs, ठीक है। उसके बाद मुद्रा का देर इज़ अ रुपे कार्ड ऑल्सो, एंड इट इज़ अ ATM कम डेबिट कार्ड, ठीक है। Next, these loans are generally collateral free loans, and इनका क्रेडिट गारंटी कौन देता है, वही NCGTC, दैट इज नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीक क्रेडिट गारंटी वही होता है, एज आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू, इंश्योरेंस रहता है कि इन केस दी MSME डज नॉट पे बैक द मनी,
it will be NCGTC who will cover the losses. ठीक है, सो अभी इसको ठीक से लिख देती हूँ. नाउ वी लुक एट स्टैंड अप इंडिया स्कीम. सो स्टैंड अप इंडिया स्कीम कब आया था? 2016 में. सो दैट इज 2 years आफ्टर एनडीए का केम टू पावर. ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेज व्हिच आई एम टेलिंग यू दिस लिंक. नाउ फाइनेंस मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर आता है ये. डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है, ईच बैंक ब्रांच विल बी मेड टू गिव अराउंड 10 lakh to 1 crore का लोन्स टू एटलीस्ट वन SC/ST और वन वुमन entrepreneur एंड वन वुमन entrepreneur. ठीक है, अंडर दिस स्कीम एवरी बैंक ब्रांच हैज़ टू गिव इतने का लोन, इतने रेंज का लोन होना चाहिए. एंड दैट टू आइदर टू, एक तो SC/ST को देना है और एक वुमन entrepreneur को भी देना है. ठीक है, and these loans are to be used for business purposes by them. ठीक है, ऐसे ही नहीं कि वो हाउस लोन नहीं है ये. these are to be used for business purposes. ठीक है, टेन्योर कितना है? टेन्योर ऑफ द लोन्स विल बी अप टू 7 years. ठीक है, कोलैटरल क्या रहेगा? इट विल बी बैंक्स डिस्क्रिशन, है ना. एंड अगेन दिस देयर विल बी अ क्रेडिट गारंटी विच विल बी ऑफर्ड बाय NCGTC. ठीक है, now we'll be looking at SHGs. So SHG refers to self help groups. ठीक है, इसमें क्या रहेगा? these are basically informal groups for savings and business activities, है ना. जैसे नाबार्ड, ये नहीं, वैसे कि इनफॉर्मल ग्रुप रहेगा ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 10-15 लोग रहेंगे. दे विल कोलेट देयर मनी एंड क्रिएट अ पूल ऑफ सेविंग्स. ठीक है, उससे दे ओपन अ बैंक अकाउंट और समथिंग लाइक दैट. और उससे दे एक दूसरे को लोन मिलते रहेगा एंड दे हेल्प ईच अदर, और दे हेल्प ईच अदर इन अ कॉमन बिजनेस एक्टिविटी ऑल्सो. ठीक है, कोई भी कॉमन बिजनेस एक्टिविटी होगा अगर सब लोगों का, तो एक दूसरे का, फॉर एग्जाम्पल टू मेक, फॉर एग्जाम्पल इफ दे मेक पापड़, है ना. सो इन सब ने दे मेक अ ग्रुप. ठीक है, एक ग्रुप बना के दे सेंड अ रिप्रेजेंटेटिव टू डिफरेंट companies के you buy our पापड़ and in return for that we'll be selling you so many पापड़, ऐसे करके कुछ भी agreement करने के लिए. ठीक है, तो basically this is an informal group for savings as well as business activities. ठीक है, now there is an example of a program known as the NABARD SHG bank linkage program, wherein क्या होता था, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते थे ना, उसको नाबार्ड हेल्प करता था टू इंश्योर अ लिंक विद अ बैंक. ठीक है, सो इनका जो भी मनी है इट वाज केप्ट इन अ बैंक अकाउंट एंड फ्रॉम देयर दे कुड टेक लोन्स विदाउट कोलैटरल. ठीक है, ये सब चीज़ें. नेक्स्ट, दिस वाज फॉर्म्ड अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. ठीक है, बजट 2019 में 1 लाख लोन अंडर मुद्रा योजना फॉर वन वुमन पर सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऑप्शन दिया था. सो दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. वी विल सी द नेक्स्ट वन. आत्मनिर्भर भारत में 20 lakh रुपीज़ का कोलैटरल फ्री लोन्स वॉज ऑफर्ड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है, एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ प्रोक्योर, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बोला था कि यू मेक मास्क एंड सैनिटाइजर और ये सब कुछ, एंड अ लॉट ऑफ प्रोक्योरमेंट वाज डन फ्रॉम देम. सो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अभी, है ना. ये सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. यू जस्ट नीड टू नो दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन्स विदाउट कोलैटरल फ्री लोन्स आर ऑफर्ड. ठीक है, और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये पता होना चाहिए. ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में वही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन. ठीक है, एंड इट प्राइमरली प्रमोट्स वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. ठीक है, तो बस इतना ही है इसमें. नेक्स्ट वील लुक एट
हाँ, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, मतलब प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम, स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। ठीक है, सो दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्यों? क्योंकि बस इसको लर्न करने के लिए यू कैन जस्ट लर्न दिस वे कि घरों के बाहर ही स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं, है ना, स्ट्रीट्स पे, है ना। सो दैट इज़ वाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अर्बन एरियाज में ही प्राइमरली स्ट्रीट वेंडर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो उससे लिंक करके यू कैन रिमेंबर दिस कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस। ठीक है, लोन का टेन्योर कितना है? 1 ईयर का लोन है, एंड द इंटरेस्ट इज अराउंड 7% और सो, 7.25%। ठीक है, और 7% इफ दे डू टाइमली रीपेमेंट देन दे गेट अ इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7%। ठीक है, लोन साइकिल्स कितना कितना का है? फर्स्ट लोन साइकिल में 10,000 रुपीज़ मिलेगा, सेकेंड में 20,000 एंड थर्ड में 50,000 रुपीज़। ठीक है, सो अगेन दिस इज एन इम्पॉर्टेंट स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम, दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। लोन टेन्योर है 1 साल का, मंथली रीपेमेंट हैज़ टू बी डन। ठीक है, इंटरेस्ट अमाउंट कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 7.25%। हाउएवर एन इंटरेस्ट सब्सिडी इज प्रोवाइडेड फॉर टाइमली रीपेमेंट। ठीक है, लोन साइकिल, फर्स्ट लोन साइकिल विल बी ऑफ 10,000 रुपीज़, सेकेंड वन विल बी ऑफ 20,000 रुपीज़ एंड द थर्ड वन विल बी ऑफ 50,000 रुपीज़। ठीक है, डू रिमेंबर दिस कि देखो क्या है, स्ट्रीट वेंडर है, स्ट्रीट वेंडर के पास एक ठेला टाइप चीज़ रहेगा कुछ, और उसके ऊपर दे बी हैविंग देयर स्टफ, है ना। सो दे वोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी टू ऑपरेट देयर इंटायर बिजनेस, सो दैट इज़ वाई इतना कम लोन है, 10,000, 20,000 एंड 50,000 का ही है। ठीक है, नाउ यू लुक एट स्वनिधि मैं भी डिजिटल। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स फंड्स अर्बन लोकल बॉडीज, और इसमें क्या होगा? दे विल बी प्रोवाइडिंग डिजिटल लिटरेसी फॉर स्वनिधि लोन रिसिपिएंट्स। ठीक है, एंड इट विल बी कनेक्टिंग स्ट्रीट वेंडर्स विद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स एज वेल। ठीक है, बस इतना ही है, मैं भी डिजिटल, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम है ये, है ना। स्वनिधि पीएम स्वनिधि के अंडर ही आता है इसमें। नेक्स्ट वी हैव स्वनिधि राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यमिता पर विकास परियोजना, सो पीएम स्वनिधि नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। ठीक है, 22 वीक्स का एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग फॉर पीएम स्वनिधि वेंडर्स इज गिवन। ट्रेनिंग मोड्स क्या है? वही ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, हाइब्रिड है, एंड देयर इज अ स्टाइपेंड एंड अ सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड एज वेल। और ट्रेनिंग पार्टनर्स दिए हुए हैं फ्लिपकार्ट, IIE गुवाहाटी एंड NIES BUD नोएडा। तो इसका अगेन द नेम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। ठीक है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विल बी प्लेइंग अ मेजर रोल हियर। ठीक है, तो इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विल बी इन्वॉल्व हियर। ठीक है, तो स्ट्रीट वेंडर्स का ट्रेनिंग होगा ऑफ 22 वीक्स। ठीक है, और वही ऑफलाइन ऑनलाइन ये सब होता रहेगा। एंड ट्रेनिंग पार्टनर्स का भी थोड़ा सा यू शुड हैव एन आइडिया कि फ्लिपकार्ट है एक, तो देन एक गुवाहाटी से IIE है, एंड देयर इज NIES BUD फ्रॉम नोएडा। ठीक है, सो नाउ यू नीड टू रिमेंबर द टाइम पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग, दैट इज 22 वीक्स। सो कितना हो जाएगा ये? 4, सो 5.5 months अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सो दैट बिकम्स अराउंड 6 मंथ्स, है ना। तो कितना हो जाएगा? हाफ अ ईयर। सो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको आधे साल का दे विल बी ट्रेंड। ठीक है, एंड दैट मे बी वेरी, बहुत ज़्यादा टाइम है अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आधे साल तक दे वोंट बी गेटिंग एनी मनी,
है ना, दे देयर सोल ब्रेड, मतलब देयर सोल मीन्स ऑफ अर्निंग ब्रेड दैट इज बिजनेस, वो तो बंद रहेगा एज लॉन्ग एज देयर ट्रेनिंग, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है। ये बस लर्न करने के लिए मैंने बताया है कि 5.5 months दैट इज हाफ अ ईयर के लिए ट्रेनिंग है, 22 weeks, ठीक है। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा स्कीम। So PM Vishwakarma scheme comes under the MSME ministry, that is Ministry of Small Medium Enterprises, है ना। इसके beneficiaries क्या हैं? There are 18 traditional trades who are benefiting from this. Um, ये primarily I'll just tell you what it is for. PM Vishwakarma scheme. देखो इसमें होगा, दिस इज एन इंसेंटिव स्कीम, है ना, फॉर वेरियस पीपल, ठीक है। इसको I'll just write it down over here. It is a central sector scheme. First of all ये पता होना चाहिए हमको कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये, ठीक है। देन नोडल मिनिस्ट्री क्या है? एमएसएमई मिनिस्ट्री, दिस इज करेक्ट हियर। एंड एलिजिबिलिटी, इसका प्राइमरी मोटिव इज टू एम्पावर आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन। विश्वकर्मा मतलब आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन, ठीक है। उनको ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन को वो करना, प्रमोट करने का है इसमें। और देयर विल बी अ सर्टिफिकेट विच विल बी प्रोवाइडेड टू दीज पीपल एज वेल, है ना। सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे एंड आईडी कार्ड विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड, ठीक है। दे विल बी रजिस्टर्ड एज ऑन्टरप्रन्योर्स ऑन इन द उद्यम असिस्ट पोर्टल। देन स्किल ट्रेनिंग होगा उनका विद 500 पर डे एज अ स्टाइपेंड। फिर उनको टूल किट परचेज करने के लिए दे विल बी गिवन ई वाउचर्स वर्थ ₹15,000, ठीक है। एंड फॉर दे, इफ दे कैरी आउट डिजिटल ट्रांजैक्शंस दे विल गेट वन बोनस पर डिजिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो मैक्सिमम ₹100 पर मंथ विल दे विल बी गेटिंग एज बोनस। फिर मार्केटिंग सपोर्ट देंगे, लोन सपोर्ट देंगे, ठीक है। सो प्राइमरली आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन के लिए है ये स्कीम, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रमोट देम। तो स्किल डेवलपमेंट होगा विद अ प्रॉपर स्टाइपेंड एंड दे विल बी गिवन ट्रेनिंग फॉर अराउंड 15 days, मतलब बेसिक ट्रेनिंग विल बी फॉर 1 week, दैट इज 7 days, एंड एन एडवांस्ड ट्रेनिंग विल बी ऑफ अराउंड 14 days, मतलब 15 जितना भी 2 हफ्ते का, ठीक है। 15,000 रुपीज़ का ई वाउचर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर कि टूल किट परचेज करने के लिए कोई भी जो स्किल होता है, ट्रेडिशनल क्राफ्ट होता है, इट रिक्वायर्स सर्टन टूल्स, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू परचेज दोज 15,000 रुपीज़ विल बी गिवन, ठीक है। देन one bonus and marketing support, loan support, etc. will be provided as well. And किसके अंडर आ रहा है? MSME ministry, because जो artisans and craftsmen हैं, they generally work in micro, small or medium enterprises, that is why it comes under the MSME ministry, ठीक है। नेक्स्ट है PM विश्वकर्मा लोन इंटरेस्ट। सो under this collateral free loans up to rupees 3 lakhs will be provided to the people who come under the PM Vishwakarma योजना, ठीक है। बेनिफिशियरी विल बी पेइंग अराउंड 5% का इंटरेस्ट रेट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी कितना है? 8% इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बैंकर्स को? 13%, ठीक है। 8 + 5 13%, ठीक है। सो कितने, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि 3 लाख रुपीज़ का लोन है। तो इसको जो ऊपर जो भी मेंशन है ना, नंबर्स से लिंक कर लो। जैसे यहाँ 15 दिन 500 पर डे था, ये मैं बस लिंक करने के लिए बता रही हूँ। 500 पर डे है ना स्टाइपेंड। लिंक दिस विद 15,000, हाउ?
500 into 30 becomes, that is 1 month, becomes 15,000, ठीक है। तो 15,000 का ई वाउचर देंगे इनको। सिमिलरली यू कैन लिंक ये वाला 15 विद 15 डेज का ट्रेनिंग, ठीक है। देन व्हाट कैन यू डू, 3 lakhs का वो है ना लोन, कोलैटरल फ्री लोन। यहाँ से वो कर लो कि 15 दिन ट्रेनिंग है तो 15 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव अस 3। सो 3 lakhs रुपीज़ तक का यू हैव सब्सिडी, आई एम सॉरी, collateral free loan, and within that 5% will be paid by the beneficiary himself, 5% interest rate, और बाकी का जो इंटरेस्ट रेट है that will be paid by the government in the form of a subsidy. Therefore, the total interest rate which will be levied by the banker is 13%. ठीक है। नेक्स्ट वी लुक एट किसान क्रेडिट कार्ड, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, आरबीआई एज वेल एज नाबार्ड। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, नाबार्ड एज वेल एज आरबीआई। देन दीज क्रेडिट कार्ड्स विल प्रोवाइड लोन्स फॉर फार्म इनपुट्स, है ना, इन्वेस्टमेंट्स, working capital, post harvest expenses, consumption, etc. Cash withdrawal is also allowed, है ना। accidental insurance भी है। then it has been extended to animal husbandry and fisheries as well। तो बस फार्मिंग से नहीं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू allied farming, like allied sectors like animal husbandry and fisheries as well। और 19 में एक इंटरेस्ट सबवेंशन दिया था, नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट वी लुक एट इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब क्या होता है, दैट द गवर्नमेंट विल बी पेइंग अ पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब सबवेंट कर देना, ठीक है। So government pays part of the interest, that is known as interest subvention। एग्जाम्पल क्या है, फार्म लोन्स अप टू ₹3 lakhs का जो होता है ना, 4% इंटरेस्ट विल बी पेड बाय फार्मर, बाकी इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाता है, गवर्नमेंट विल बी पेइंग रेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट रेट, ठीक है। सो अगेन दिस हैज़ बीन क्या, दिस हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू एनिमल हस्बेंड्रीज, फिशरीज एंड एमएसएमईज एज वेल। फार्म लोन वेवर क्या होता है कि लोन माफ़ कर देना, है ना। सो वो पता ही होगा कि लोन हैज़ बीन रिटन ऑफ, मतलब द फार्मर नो लॉन्गर हैज़ टू पे बैक दैट अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। एंड दिस इज जनरली अपोज्ड बाय द इकोनॉमिक सर्वे, इफ यू माइट बी नोइंग दिस, ठीक है। देन वी विल टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंश्योरेंस एंड पेंशन। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन डिटेल, तो ऐसे ही उसको फिर से यहाँ पे दिया है कि कौन से स्कीम्स हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वी लुक एट माइक्रो इंश्योरेंस। माइक्रो इंश्योरेंस क्या है, एज द नेम सजेस्ट, माइक्रो छोटा इंश्योरेंस, है ना। सो लो प्रीमियम इंश्योरेंस फॉर पुअर और विलेज और फार्मर्स, ठीक है। और स्मॉल सम विल बी इंश्योर्ड, दैट इज लेस दैन 50,000 रुपीज़ का सम विल बी इंश्योर्ड अंडर माइक्रो इंश्योरेंस, and it can be either individual or group based, and NGOs, SHGs और MFIs will be intermediaries, ठीक है। सो इन दिस यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट एक तो लो प्रीमियम रहेगा, देन अ वेरी स्मॉल सम लोअर दैन ₹50,000 विल बी इंश्योर्ड, ठीक है। तो माइक्रो इंश्योरेंस में कितना है, 50,000 रुपये से कम का अमाउंट विल बी इंश्योर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वी लुक एट गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी कोड। तो क्या है, दिस इज प्राइमरली फॉर इनफॉर्मल एंड गिग वर्कर्स, ठीक है। तो ये लोग कौन होते हैं, दे आर जनरली प्लेटफॉर्म बेस्ड वर्कर्स, उनका देयर इज नो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, इट इज़ ऑन अ टेम्प्रेरी बेसिस, ठीक है। एंड दे कम अंडर द इनफॉर्मल सेक्टर, ठीक है। इन लोगों को देयर इज अ सोशल सिक्योरिटी कोड विच हैज़ बीन ब्रॉट, अंडर विच दे विल बी रिसीविंग इंश्योरेंस बेनिफिट्स, maternity बेनिफिट्स, pensions, scholarships, etc. ठीक है। It aims to cover those who are not eligible for EPFO or ESIC schemes. Then we have Unorganized Workers Social Security Act of 2008. So this is primarily for unorganized workers, है ना। 2008 का है। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड इज़ द नोडल एजेंसी फॉर दिस, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टेट लेवल बोर्ड्स भी होते हैं,
And there is also a national social security fund to monitor the entire scheme act or scheme, ठीक है. And it has a lot of schemes for life, disability, health, maternity and old age as well, ठीक है. सो इसमें क्या, यू नीड टू रिमेंबर द ये एक्ट का ईयर यू शुड रिमेंबर. अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट कब आया था? 2008 में, ठीक है. 2008 में और क्या हुआ था? हाँ, इसमें वो हुआ था, या इफ यू माइट बी रिमेम्बरिंग, लेमन ब्रदर्स का कोलैप्स एंड देयर वाज अ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक है. तो उससे लिंक कर लो कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, वैसे देयर इज नो लिंकेज एज सच, बट इन जस्ट इन ऑर्डर टू रिमेंबर द ईयर, कि since there was a global financial crisis, so in order to safeguard the unorganized workers, this act was brought about, ठीक है. तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को वही होगा, दे विल बी प्रोवाइडिंग नेशनल सोशल, आई एम सॉरी, सोशल सिक्योरिटी टू देम, ठीक है. नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन, कस्टमर प्रोटेक्शन. सो कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या रहता है? देर आर वेरियस स्कीम्स एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल विच आर, उनका जो मेन काम है इट इज़ कस्टमर प्रोटेक्शन. सो फॉर एग्जांपल, देर आर ओम्बड्समैन फॉर बैंक्स, एनबीएफसीज एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन. ओम्बड्समैन का काम क्या है? ग्रीवेंस रिड्रेसल, ठीक है. ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है इनका मेन काम, ठीक है. सो वन मोर, ये हो गया बैंक्स एनबीएफसीज के लिए. देन देयर इज अ स्कोर्स पोर्टल फॉर सेबी. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट दिस इन अ प्रीवियस वीडियो, ठीक है. देन वी ऑल्सो हैव एन इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, आईआरडीएआई के अंडर है ना. देन पेंशन के लिए देर आर वेरियस, जैसे पीएफआरडीए इज द वन हु इज रेगुलेटिंग, ठीक है. और वही सब है. कस्टमर प्रोटेक्शन के लिए देर आर वेरियस ओम्बड्समैन एंड डिफरेंट पोर्टल्स इन्वॉल्व. फिर आरबीआई का देर इज़ एन इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम. तो इसमें क्या रहेगा? देयर विल बी अ यूनिफाइड ओम्बड्समैन, ठीक है. यूनिफाइड ओम्बड्समैन रहेंगे फॉर ऑल थिंग्स, बैंकिंग, एनबीएफसी, डिजिटल ट्रांजैक्शन कंप्लेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है. सो इट बेसिकली रिप्लेस्ड 3 सेपरेट ओम्बड्समैन स्कीम्स, ठीक है. तो बैंकिंग, एनबीएफसी और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए देर इज़ अ सिंगल ओम्बड्समैन under RBI's integrated ombudsman scheme. Now we'll be looking at web portals. So first of all we have Jan Samarth portal, 2022 का है ये, and this is a portal of the finance ministry, ठीक है. जन समर्थ पोर्टल, तो इसका क्या काम है? इफ़ यू लुक एट द नेम itself, it means जन मतलब लोगों का हेल्प करने के लिए पोर्टल, ठीक है. इट विल facilitate applications for government loan schemes, जैसे एजुकेशन लोन, एग्रीकल्चर, बिजनेस लोन, ये सब के लिए. इट विल कनेक्ट बोरोअर्स विद 125 प्लस बैंक्स एंड एनबीएफसीज, ठीक है. इट विल क्रॉस चेक यूआई, मतलब पूरा जो एडम काम है वो ये जल्दी जल्दी प्रोसेस कर देगा, ठीक है. सो जन समर्थ पोर्टल मतलब लोगों का हेल्प करने का पोर्टल. किस चीज़ में हेल्प करेंगे? टू इन ऑर्डर टू गेट गवर्नमेंट लोन्स, मतलब लोन्स लेने के लिए हेल्प करेंगे. बस इतना याद रखेंगे हम. जन समर्थ, समर्थ किस चीज़ के लिए? लोन्स के लिए, ठीक है. देन सारथी, सारथी इंश्योरेंस पोर्टल. सो इट कम्स अंडर द एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री, मतलब द नोडल मिनिस्ट्री इज एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री एंड इट इज डूइंग दिस in collaboration with UNDP India, that is United Nations Development Program India. It will help farmers or villagers purchase crop, life, health, tractor and shop insurance, ठीक है. सो सारथी मतलब, सारथी का वैसे लिटरल मीनिंग क्या होता है? सारथी इज समवन हु हेल्प्स अस, ठीक है. गाइड या कंपेनियन टाइप रहेगा कोई, है ना. सो दिस एम्स टू बी बिकम अ कंपेनियन ऑफ द विलेजर्स या फार्मर्स, ठीक है. वैसे करके लर्न कर लो. companion of the farmers.
ठीक है। नेक्स्ट है पीएम सूरज लोन पोर्टल। ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है ये पीएम सूरज लोन पोर्टल। सो पीएम सूरज का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एंड रोजगार आधारित जन कल्याण। इसका मतलब क्या हुआ? सामाजिक उत्थान मतलब सोशल अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार आधारित एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वेलफेयर। ठीक है। तो वो इस पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ हो गया ये। सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए रहेगा एंड एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वेलफेयर। वेलफेयर या एम्पावरमेंट है ना। ठीक है। इसका टारगेट क्या है? लोन्स टू 1 लाख entrepreneurs will be given from disadvantaged communities and loans from banks or NBFCs with potential interest or subsidy or credit guarantees will also be provided। ठीक है। तो disadvantaged communities are the ones who will primarily be getting the loans। ये टारगेट है। बस इतना ही याद होना चाहिए। पीएम सूरज लोन पोर्टल। सूरज, तो इसको लर्न कैसे करेंगे? अम, आप ऐसे इमेजिन करिए कि जो सन है, सूरज है, इट इज़ शाइनिंग अपॉन द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़। ठीक है। तो उनको भी बेनिफिट और एम्पावरमेंट हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंक्लूजन के बहुत सारे रिपोर्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द ग्लोबल माइक्रोस्कोप रिपोर्ट। इसमें प्राइमरीली वही पूछेंगे कि विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशन विच कम्स अप विद दिस रिपोर्ट। ठीक है। तो दैट इज़ ऑल दैट वी नीड टू रिमेंबर फ्रॉम हियर। सो इसमें क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल माइक्रोस्कोप रिपोर्ट में दिस वाज गिवन बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, Achaean Global NGO and partners। ठीक है। These three people are responsible for the global microscope report। ठीक है। Then we have global Findex database। देखो इसको पहले तो लर्न कर लेते हैं। ग्लोबल माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप पता है हमको, है ना। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज इन लैब्स, है ना। तो इसको हाउ डू वी रिमेंबर दिस? देखो लैब्स में साइंटिफिक लैब्स में यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो ओनली इंटेलिजेंट पीपल, ऐसे ही लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ कि इंटेलिजेंट पीपल यूज इट। ठीक है। तो यहाँ इंटेलिजेंस से साइंस लैब्स को लिंक कर लो और माइक्रोस्कोप को लिंक कर लेंगे। ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर कि ग्लोबल माइक्रोस्कोप रिपोर्ट कहाँ पे आए। इकोनॉमिस्ट किसने करा है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, Achaean Global NGO and partners। Then we next thing which we have is global Findex database। सो ये कौन निकालता है? वर्ल्ड बैंक अलॉन्ग विद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। ठीक है। ग्लोबल फिंडेक्स फाइनेंशियल इंडेक्स। ठीक है। तो इसको कैसे लर्न करेंगे? फाइनेंशियल इंडेक्स है तो बैंक विल बी इन्वॉल्व, है ना। सो वर्ल्ड बैंक इज द मेन बॉडी विच इज डूइंग दिस। अलॉन्ग विद दैट फिंडेक्स फाइनेंशियल इंडेक्स के बारे में, फाइनेंसिस के बारे में है, तो बैंक तो इन्वॉल्व रहेगा ही, है ना। अलॉन्ग विद दैट वन ऑफ जो रिचेस्ट लोग हैं हमारे पूरे वर्ल्ड के, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल दैट इज बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स, इवन दे आर इन्वॉल्व इन दिस। ठीक है। देन वी हैव ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में क्या रहेगा? मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ने निकाला है ऑफ कनाडा। दे आर द ones who come up with the global pension index। ठीक है। तो इसको कैसे लर्न करेंगे हम लोग? कनाडा का मर्सर इंडेक्स है। सो पेंशन को आप मर्सी से कनेक्ट कर लीजिए, मर्सी, है ना। और आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जो काफ़ी सारे इंडियंस हैं दे गो टू कनाडा व्हेन दे बिकम ओल्ड,
in order to um, in order to because they have a better environment or better social services, better social security, everything. So that is why many people go to Canada. ठीक है, व्हेन दे बिकम ओल्ड, जब एक बार रिटायर हो जाए, बस ऐसे लर्न करने के लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, सो दे कम एट द मर्सी ऑफ द कैनेडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो वैसे करके जस्ट रिमेंबर दिस, देयर इज नो ट्रूथ टू दिस, ये बस लर्निंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वी आर लुकिंग एट इंडियन गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो हु कम्स अप विद दिस? इट इज़ द आरबीआई हु कम्स अप विद द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो है ना, वो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर। ठीक है, इट फोकसेस अपॉन एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। और स्कोर किस किस रेंज में करते हैं? 0 to 100 के रेंज में। सो 0 स्टैंड्स फॉर पुअर एंड 100 विल बी फुल इंक्लूजन। ठीक है, सो नाउ दिस ऑल्सो नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन किसने दिया है? आरबीआई ने। ठीक है, so that is all for this video. Thank you. Kindly like, share and subscribe to my channel if you found this video helpful. You can also follow my Telegram channel for any updates. Thank you.